प्यारे दोस्तों, जैसे कि आज पीजीटी 2013 का बायोलॉजी का हल प्रश्न पत्र होगा, जो हम लोग MP3 वीडियो में देखेंगे, जिसमें आपको केवल वॉइस सुनाई देगा और आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए अपनी तैयारी का एक बूस्ट दे सकते हैं। तो इसमें वन लाइनर वे में आपको क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है मिडवाइफ टोड है। मिडवाइफ टोड क्या कौन सा है? मिडवाइफ टोड किसे कहते हैं? एलाइटस को मिडवाइफ टोड कहते हैं। पाइपा क्या है? पाइपा जो है सूरीनाम टोड या स्टार फिंगर टोड है। सूरीनाम टोड या स्टार फिंगर टोड को पाइपा कहते हैं। बीफो टोड को क्या कहते हैं? फर टोड कहते हैं। बीफो टोड को फर टोड भी कहते हैं। और सैकोग्लासस को एकार्नवर्म या हेमिकार्डेड कहते हैं। एकार्नवर्म सैकोग्लासस या हेमिकार्डेड कहते हैं। सैकोग्लासस को क्या कहते हैं? एकार्नवर्म को हम क्या कहते हैं? हेमिकार्डेड भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अंडाणु का वह स्थान जहाँ पे शुक्राणु प्रवेश करता है क्या कहलाता है? अंडाणु का वह स्थान जहाँ पे शुक्राणु प्रवेश करता है प्रवेश कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवेश कोण कहलाता है। अंडाणु का वह स्थान जहाँ पे शुक्राणु प्रवेश करता है प्रवेश कोण कहलाता है। और निषेचन के बाद इनमें क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो देखिए, अंडाणु जो होता है कौन से रासायनिक पदार्थ का श्रवण करता है? फर्टिलाइजिन का। और शुक्राणु कौन सा रासायनिक पदार्थ का सिक्रीशन करता है? एंटी फर्टिलाइजिन का सिक्रीशन करता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यस प्रकार का राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में, देखिए ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, इन बोथ दोनों में पाया जाता है। नॉन ऑफ दिस, तो नॉन ऑफ दिस में होगा। तो राइबोस, देखिए पहले इसकी बात समझ लो। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम, देखिए राइबोसोम किससे बना होता है? आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम बना होता है। कि राइबोसोम का सेडिमेशन रेट, आकृति और आकार शेडबर्ग के द्वारा, देखिए शेडबर्ग कांस्टेंट जो होता है यस द्वारा प्रदर्शित होता है। तो आकृति और आकार को, राइबोसोम के आकृति और आकार को यस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ना कि प्रोकैरियोट, ना कि यूकैरियोट, ना कि इन बोथ। तो मतलब इसमें पूछा है क्वेश्चन, यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो यस प्रकार का राइबोसोम के कंडीशन हम क्या देखते हैं कि राइबोसोम का आकृति और आकार जो होता है शेडबर्ग कांस्टेंट जो होता है यस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए प्रोकैरियोट में 70 राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोट में 80 राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोट जैसे ही मतलब 70 राइबोसोम पाया जाता है। तो इस प्रकार से राइबोसोम 70 राइबोसोम में जो होता है 50 और 30 प्लस होता है, और 80 जो होता है 60 और 40 प्लस होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइलेंट अवस्था होती है। साइलेंट अवस्था मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में होती है। कहाँ पर होती है? किस में होती है? मानव के लाल रुधिराणु में। साइलेंट अवस्था जो होती है मानव के लाल रुधिराणु में पाई जाती है। मलेरिया का वाहक क्या होता है? मादा प्रोटोजोअन्स का जो है प्लाज्मोडियम का वाहक कौन होता है? मादा एनाफिलिस मच्छर होता है। इसका जीवन चक्र 2 जंतुओं में पूरा होता है। 2 पोषक होते हैं, मनुष्य और मच्छर। मलेरिया एक परजीवी है। देखिए मलेरिया एक परजीवी है। साइलेंट अवस्था एक अलैंगिक अवस्था है। कैसी अवस्था है? अलैंगिक अवस्था है। मनुष्य के यकृत कोशिकाओं में पाया जाता है तथा आरबीसी में भी मिलता है। यकृत कोशिकाओं तथा आरबीसी में मिलता है। साइलेंट अवस्था यकृत कोशिकाओं में पाया जाता है तथा आरबीसी में या मिलती है। अगला क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में जो है 2 संकुचनहीन 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। क्या? 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। एंट परजीवी अमीबा कौन से? परजीवी एंट अमीबा की 3 जातियाँ होती हैं। परजीवी जो एंट अमीबा होती हैं 3 जातियाँ हैं। पहला है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो पेचिश रोग उत्पन्न करता है, आदि में पाया जाता है। एंट अमीबा जिंजीबेलिस पायरिया रोग जो दांतों में पाया जाता है। एंट अमीबा जिंजीबेलिस दांतों में। एंट अमीबा कोलाई आंत का परजीवी है। एंट अमीबा कोलाई आंत का परजीवी है। लैम्बल वैज्ञानिक ने रोग जनता का पता लगाया तथा लास्ट ने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के पेचिश का पता लगाया। लैम्बल क्या पता लगाए थे? रोग जनकता, मतलब इससे रोग कौन से होते हैं इसका पता लगाया था। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से अमात्यसार पेचिश रोग होता है। अमीबियासिस नामक रोग होता है, जैसे पेचिश या अमेबियासिस। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिश या अमेबियासिस रोग होता है। परासरण नियंत्रण होने के कारण में संकुचनशील रिक्तिका नहीं होती है। इनमें संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की
चतुष्केंद्रकीय अवस्था संक्रामक अवस्था होती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो पेशी रोग उत्पन्न करता है, इसकी संक्रामक अवस्था कितने केंद्र की होती है? तो चतुष्केंद्र की, मतलब 4 केंद्र की होती है, चतुष्केंद्र की होती है। द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन था, द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं? ध्रुव, जिसमें ध्रुव मतलब 2 ध्रुव हो, एक एक्सान हो दूसरा डेंड्रान हो, मतलब ऐसी तंत्रिका जिसमें एक एक्सान हो और दूसरा डेंड्रान हो, इन्हें हम क्या कहते हैं? बाईपोलर न्यूरॉन कहते हैं। तो द्विध्रुवी न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका तो कोशिकाएं कहती हैं। ऐसी कोशिकाएं जिसमें 2 ध्रुव हो, एक एक्सान और एक डेंड्रान हो, तो ऐसी कोशिकाओं को द्विध्रुवी तंत्रिकाएं कहते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन कहते हैं। या आँख की रेटिना कहाँ पाई जाती है? आँख की रेटिना या घ्राण, आँख की रेटिना पर पाई जाती हैं, तथा घ्राण उपकला ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में उपस्थित होती है। देखिए, द्विकेंद्र की एक आँख की रेटिना पर पाई जाती है, एक तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में उपस्थित होती है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में उपस्थित होती है। नान एक तो होता है, एक पहला प्रकार है द्विध्रुवी हो गया। नॉन पोलर न्यूरॉन, नॉन माने कोई ध्रुव उसमें प्रेजेंट ना हो, कोई ध्रुव उसमें प्रेजेंट ना हो। ऐसी तंत्रिकाएं जिसमें डेंड्रान, एक्सान, सेंट्रियन के नर्व सेल में क्रियाविधि के आधार पर अलग नहीं किया जा सकते। क्रियाविधि के आधार पर जिसे एक्सान एंड डेंड्रान को सेंट्रल में पाए जाएंगे, लेकिन उन्हें हम अलग नहीं कर पाते हैं। ऐसे न्यूरॉन या नर्व सेल को हम नॉन पोलर न्यूरॉन कहते हैं। ऐसे नर्व सेल को हम नॉन पोलर न्यूरॉन कहते हैं। यूनिपोलर माने एक, जिस तरह की तंत्रिकाओं में केवल एक्सान पाया जाता है, ऐसी तंत्रिकाओं में यूनिपोलर न्यूरॉन में केवल तंत्रिकाएं पाई जाती, एक्सान पाया जाता है, किंतु डेंड्रान का अभाव होता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? इस तरह की तंत्रिकाओं में एक एक्सान पाया जाता है, इनमें से कई डेंड्रान पाए जाते हैं। एक एक्सान होता है लेकिन उनमें से कई डेंड्रान निकले रहते हैं कई डेंड्रान होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडीएच हार्मोन की कमी से मूत्र प्रत्याग का प्रभाव पड़ता है। एडीएच हार्मोन से कम हो जाता है तो मूत्र प्रत्याग में क्या प्रभाव पड़ता है? तो मूत्र प्रत्याग में जो होता है, मूत्र प्रत्याग की क्रिया बढ़ जाती है, क्योंकि एडीएच हार्मोन्स जल के को नियंत्रित करता है। अगर एडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो मूत्रलता हो जाती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की क्या है? कमी हो जाती है, तो क्या होती है? बहुमूत्रता रोग हो जाता है, जिससे मतलब मूत्र की मात्रा बढ़ने लगती है। इस हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, जिसे मूत्ररोधी हार्मोन्स भी कहते हैं। इनका कार्य क्या है? ये जो है वृक्क में वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडली भाग एवं संग्रह नलिकाओं में जल के रुधिर में पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, जल को रुधिर में पुनः अवशोषण को बढ़ा लेता है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन भी पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है यह पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। यह अरेखित पेशियों को सिकोड़कर प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने में मदद करता है। आरेखित पेशियों को सिकोड़कर, मतलब बर्थ हार्मोन भी हम इसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन को, तो इसे हम क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं। और एडीएच हार्मोन से डायूरेटिक हार्मोन, मतलब ये क्या होता है? एडीएच हार्मोन जो होता है इसकी कमी से यूरिन की मात्रा बढ़ने लगती है। जल का अवशोषण रुधिर में न होने के कारण यूरिन की मात्रा बढ़ने लगती है। किसकी कमी से? एडीएच हार्मोन की कमी से। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, सर्प किसके प्रसंवेदनशील होते हैं? सर्प किसके प्रसंवेदनशील होते हैं? सर्प भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रसंवेदनशील होते हैं। भूमि में जो कंपन उत्पन्न होता है उसके प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। सांप का शरीर जो है बेलनाकार होता है, पाद विहीन होता है, सिर छोटा होता है, इसलिए गोल नेत्र वाह नासा द्वार, मुख द्वार, परंतु कठ डार्स कर्णपटल अथवा टिम्पैनिक कर्ण मध्य कर्ण अनुपस्थित होता है। अतः सांप सुन नहीं सकता, इसलिए सांप बीन बजाने पर उसकी ध्वनि से नहीं वरन उसकी गति देखकर घूमता है। सांप जो है उसकी ध्वनि से नहीं उसकी गति से को देखकर घूमता है। सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। सांप के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओफियोलॉजी कहते हैं। रुधिर सेल ऑफ रूबर कोशिकाएं पाई जाती हैं। रूबर सेल फाउंड इन सेल ऑफ रूबर इज फाउंड इन। रूबर कोशिकाएं पाई जाती हैं, किन में पाई जाती है? रूबर सेल ऑफ रूबर इज फाउंड इन किस में पाई जाती है? रैबिट खरगोश में। रूबर कोशिकाएं खरगोश के ब्लास्टोसिस्ट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ब्लास्टोसिस्ट में पाई जाती है। कोशिका मांस या स्तनियों के एम्ब्रियो में पाया जाता है। कोशिका मांस सेल मास कहाँ पाया जाता है? कोशिका मास। सेल मास कहाँ पाया जाता है? स्तनधारियों के एम्ब्रियो में पाया जाता है। ब्लास्टोसिस्ट का इनर मोस्ट लेयर नियोजोन कहलाता है। ब्लास्टोसिस्ट का इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाता है? नियोजोन कहलाता है। नियोजोन
ब्लास्टोसिस्ट का इनर मोड सबसे आंतरिक लेयर को क्या कहते हैं? नियोजोन कहते हैं। तो रूबर कोशिकाएं ब्लास्टोसिल में पाई जाती हैं। ब्लास्टोसिल का इनर मोड लेयर को नियोजोन कहते हैं। यह रैबिट को कवरिंग प्रदान करता है। क्या? कवरिंग प्रदान करता है। रैबिट को कवरिंग प्रदान करता है। नियोजोन म्यूकोप्रोटीन लेयर तथा ट्रोफोब्लास्ट के बीच में पाया जाता है। नियोजोन जो होता है म्यूकोप्रोटीन लेयर और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में पाया जाता है। ट्रोफोब्लास्ट के बीच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ह्यूमलिन क्या है? ह्यूमलिन इज ए मनुष्य द्वारा निर्मित इंसुलिन है। ह्यूमलिन क्या है? मनुष्य द्वारा निर्मित एक इंसुलिन है। यह ग्लूकोज, इनमें क्या होता है? देखिए ह्यूमलिन क्या है? ह्यूमलिन एक मनुष्य द्वारा निर्मित इंसुलिन है। या ग्लूकोज की मात्रा को कम करती है। ह्यूमलिन क्या करती है? ग्लूकोज की इंसुलिन, मतलब ह्यूमलिन एक इंसुलिन का नाम है जो मनुष्य के द्वारा आर्टिफिशियल बनाया गया है। ह्यूमलिन यह ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। यह एक कृत्रिम इंसुलिन है। इसकी खोज 1921 तथा 1983 ईस्वी में इली लिली कंपनी में निर्मित किया गया। ह्यूमलिन की खोज 1921 से 1983 ईस्वी में इली लिली कंपनी में निर्मित किया गया। यह एक प्रोटीन है जिसमें 5 डाई सल्फाइड बंध पाए जाते हैं। 5 डाई सल्फाइड बंध पाए जाते हैं। कौन सा पक्षी ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? कौन सा पक्षी जो है अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? कबूतर। देखिए जो है तोता जो है पक्षी का ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। कौन सा पक्षी? तोता जो है अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। और कबूतर में निचला जबड़ा हिल सकता है। तो आपका क्वेश्चन क्या था? पक्षी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, कौन सा पक्षी? ऐसा तोता। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पक्षी जो निचला जबड़ा हिला सकता है, तो कबूतर में निचला जबड़ा हिल सकता है या तथा तोते में ऊपरी जबड़ा हिल सकता है। गिद्ध और गौरैया में ऐसा नहीं पाया जाता है। गिद्ध और गौरैया में ये कंडीशन नहीं पाया जाता है। कबूतर में मोनोइक डायलिक झिल्ली नुमा कपाल पाया जाता है। बतख चलनी आहार फिल्टर फीडर बर्ड्स है। केवल सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में कौन का बतख ग्रहण करता है? इसीलिए इसे फिल्टर फीडर बर्ड्स भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। बोन्स मैरो इज नॉट फाउंड इन किसमें अस्थिमज्जा नहीं पाई जाती है? किसमें अस्थिमज्जा नहीं पाई जाती है? तो फिशेज, मछलियों में। किसमें? अस्थिमज्जा बोन मैरो नहीं पाई जाती मछलियों में, जबकि पक्षियों में, उभयचरों में, सरीसृपों में पाई जाती है। लेकिन मछलियों में अस्थिमज्जा एब्सेंट होता है। अस्थिमज्जा में जैसे स्तनधारियों में जो अस्थिमज्जा पाई जाती है उनमें क्या निर्माण होता है? रुधिर का निर्माण होता है। रुधिर सेल बनते हैं। अस्थि में कैल्शियम तथा फास्फेट आयन पाया जाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। मनुष्य स्तनधारियों की अस्थियों में हाइबर्शियन कैलान पाई जाती है। हाइबर्शियन कैलान किसकी में पाई जाती है? मनुष्य की मनुष्य स्तनधारियों कह सकते हैं। स्तनधारियों के हड्डियों में हाइबर्शियन नाल पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्थिमज्जा नहीं पाई जाती, किसमें नहीं पाई जाती? मछलियों में अस्थिमज्जा नहीं पाई जाती। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज इज रिलेटेड विद। डीएनए पॉलीमरेज का संबंध है किससे? डीएनए पॉलीमरेज का संबंध द्विगुणन से है। किससे है? द्विगुणन से है। डीएनए डुप्लीकेशन से है। डीएनए डुप्लीकेशन से डीएनए पॉलीमरेज का रिलेशन है या रिलेटेड है। ये डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के द्विगुणन के लिए आवश्यक है। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के द्विगुणन के लिए आवश्यक है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण के लिए है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट देखिए डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के द्विगुणन के लिए संबंधित है। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के द्विगुणन के लिए आवश्यक है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मैसेंजर आरएनए के लिए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ट्रांसफर आरएनए के लिए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मैंने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मैसेंजर आरएनए के संश्लेषण होता है इससे। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसफर आरएनए के संश्लेषण में कार्य करता है। सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आरएनए बना, ठीक है। आरएनए से ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनना, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, डुप्लीकेशन। तो यह प्रक्रिया पूरी एक चेन जो बनती है इसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है। पिंगटाडा मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है। पिंगटाडा भारतीय जाति है जो मोती उत्पन्न करती है। इसके द्वारा औद्योगिक बल्गेरिस मोती प्राप्त किया। औद्योगिक रूप में से किससे प्राप्त किया जाता है? बल्गेरिस से प्राप्त किया जाता है।
घोंघे द्वारा बनाया गया मोती उपयोगी नहीं होता है। घोंघे द्वारा बनाया गया मोती जो उपयोगी नहीं होता है वह पदार्थ जैसे बालू है, सैंड है, परजीवी के अंडे हुआ, सील खोल क्या होता है जब ए सील खोल प्लस मेंटल के बीच में आ जाता है, सील खोल और मेंटल के बीच में आ जाता है तो पर्ल का निर्माण होता है, तो ओयस्टर का पर्ल फॉर्मेशन होता है, तब क्या बनता है पर्ल का निर्माण होता है। सिस्टोसोमा में गायनेकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। सिस्टोसोमा में गायनेकोफोरिक कैनाल पाई जाती है किसमें नर में मादा को पकड़ने के लिए। सिस्टोसोमा एक द्विपोषी जंतु है। देखिए नर में मादा को पकड़ने के लिए क्या पाया जाता है सिस्टोसोमा में गायनेकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। सिस्टोसोमा में गायनेकोफोरिक सिस्टोसोमा में क्या पाई जाती है गायनेकोफोरिक कैनाल पाई जाती है जो किसमें पाई जाती है सिस्टोसोमा के नर में पाई जाती है या मादा को पकड़ने के लिए जो आवश्यक होता है। सिस्टोसोमा एक द्विपोषी जंतु है जिसमें रुधिर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है। सिस्टोसोमा को रुधिर फ्लूक ब्लड फ्लूक भी का नाम से जाना जाता है। इसके लिए प्राथमिक पोषक मनुष्य और द्वितीयक पोषक घोंघा होता है। सिस्टोसोमा या ब्लड फ्लूक का प्राथमिक मनुष्य है पोषक होस्ट है और द्वितीय होस्ट क्या है घोंघा है सीपी है। इसमें प्रायः हाइडेटेड कुत्ता वर्म कहा जाता है। हाइडेटेड कुत्ता वर्म कहा जाता है। नर सिस्टोसोमा में गायनेकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। नर सिस्टोसोमा में गायनेकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। इस कैनाल का उपयोग मादा के निषेचन के समय पकड़ने के लिए होता है। सिस्टोसोमा एक पैरासाइट है। इसके द्वारा सिस्टोसोमियासिस रोग उत्पन्न होता है। इसके द्वारा सिस्टोसोमियासिस रोग उत्पन्न होता है। सिस्टोसोमा जैपोनिकम और सिस्टोसोमा मानसोनी दो प्रजातियां बिल्कुल एक जैसी हैं। इनमें सिस्टोसोमा जैपोनिकम एक ऐसा ब्लड फ्लूक है जिसकी उत्पत्ति चाइना और फिलीपींस में हुआ। चाइना और फिलीपींस हुआ कौन किसकी सिस्टोसोमा जैपोनिकस एक ऐसा ब्लड फ्लूक है जिसकी उत्पत्ति चाइना और फिलीपींस में हुआ। कहाँ हुआ चाइना और फिलीपींस में। झींगा मछली के उत्सर्जी अंग है। झींगा मछली का उत्सर्जी अंग क्या है ग्रीन ग्रंथ को है झींगा मछली का उत्सर्जी अंग है। ट्रैकिया कीटों के लिए आवश्यक है। ट्रैकिया किसके लिए कीटों के लिए। झींगा मछली के लिए ग्रीन ग्लैंड आवश्यक होता है। बुक लंग किसमें बिच्छू मकड़ी श्वसन के लिए आवश्यक है। ग्रीन ग्लैंड आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु जो जल में रहते हैं जिसके उत्सर्जन के लिए विशेष ग्रंथि होती हैं इसे हम ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। जल में रहने लिए आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में जल में रहने वाले आर्थ्रोपोडा जंतु होते हैं उनमें यह उत्सर्जी अंग के रूप में होता है ग्रीन ग्लैंड। तो ग्रीन ग्लैंड झींगा मछली क्या है आर्थ्रोपोडा है जो जल में रहती है। तो उनमें कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उत्सर्जन के लिए ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। कैसे ग्रीन ग्लैंड। जबकि ट्रैकी किसमें पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में कीटों का श्वसन अंग है। बुक लंग क्या है बिच्छू मकड़ी के श्वसन अंग है बुक लंग। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। एम्फीऑक्सा संबंधित है एम्फीऑक्सी सिफेलोकार्डेट से संबंधित है। सिफेलोकार्डेट देखिए कार्डेटा संघ का उपसंघ है। सिफेलोकार्डेटा जो है कार्डेटा संघ का उपसंघ है जिससे क्या संबंधित है एम्फीऑक्सस किससे संबंधित है सिफेलोकार्डेटा से। एम्फीऑक्सस सिफेलोकार्डेटा से संबंधित है। संघ का उपसंघ है उपसंघ के साथ सिफेलोकार्डेटा उपसंघ है। संघ जो है कार्डेटा है। एम्फीऑक्सस का संबंध सिफेलोकार्डेटा से है। सिफेलोकार्डेटा सिगमेंटेड समुद्री जंतु होते हैं। सिफेलोकार्डेटा सिगमेंटेड समुद्री जंतु होते हैं। इन जंतुओं में नोटोकार्ड पाया जाता है। नोटोकार्ड सिर से लेकर पूंछ तक फैला रहता है। सिफेलोकार्डेटा में नोटोकार्ड जो होता है सिर से लेकर पैर तक फैला रहता है। सिर से लेकर पैर तक फैला रहता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मोलास्का का श्वसन वर्णक होता है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज मोलास्का। रिस्पायरेटरी पिगमेंट मोलास्का का क्या है। देखिए मोलास्का का रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो होता है हीमोसाइनिन है। लेकिन हीमोग्लोबिन किसका है मैमल्स का है। हीमोग्लोबिन किसका है मैमल्स का। इसमें फेरिक आयन पाया जाता है। हीमोसाइनिन कीटों या मोलास्का में क्या हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। इसमें कापर मुख होता है। हीमोग्लोबिन में फेरिक मुख होता है। हीमोसाइनिन क्या है हीमोसाइनिन जो होता है लेग हीमोग्लोबिन फली वाले पौधों की जड़ों में गुलाबी रंग देता है। जो फली वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में गुलाबी रंग लेग हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन जो होता है हीमोइरेथ्रिन लेग हीमोइरेथ्रिन क्या है लेग हीमोग्लोबिन फली वाले पौधों की जड़ों में गुलाबी रंग देता है। लेग्यूम कली हीमोग्लोबिन की तरह है। मतलब लेग मीन्स लेग्यूम हीमोग्लोबिन माने हीमोग्लोबिन की तरह है जिसमें फेरिक आयन तथा मॉलिब्डेनम आयन धातु पाए जाते हैं। इरेथ्रिन में क्या होता है हीमोइरेथ्रिन में क्या पाया जाता है फेरिक आयन और मॉलिब्डेनम नामक धातु पाया जाता है। फेरिक आयन और मॉलिब्डेनम नामक धातु किसमें पाया जाता है
हीमोइरिथ्रिन में क्या पाया जाता है, फेरिक और मॉलिब्डेनम आयन पाया जाता है। लेग मीन्स होता है लेग हीमोग्लोबिन, जिसे क्या है, फली वाले पौधों की जड़ में गुलाबी रंग देता है। लेग हीमोग्लोबिन। मोलास्का का श्वसनवर्णक हम लोगों ने देखा, मोलास्का और कीट का मोलास्का का श्वसनवर्णक हीमोसाइनिन होता है और हीमोग्लोबिन मैमल्स का होता है। हीमोइरिथ्रिन या लेग हीमोग्लोबिन जो फली वाले गुलाबी रंगों में पाया जाता है, जिसमें आयरन और मोलिब्डेनम पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? HIV वायरस का जेनेटिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। HIV वायरस का जेनेटिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। और जेनेटिक पदार्थ जैसे प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ, मलेरिया का डीएनए होता है। बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो होता है, और निमोनिया स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो होता है, इसमें डीएनए पाया जाता है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया और निमोनिया में डीएनए पाया जाता है। HIV वायरस एड्स सिंगल स्ट्रेन आरएनए पाया जाता है। HIV वायरस में सिंगल स्ट्रेन आरएनए पाया जाता है। बैक्टीरिया फेज वायरस में आरएनए भी हो सकता है या डीएनए भी हो सकता है। उसमें आरएनए और डीएनए दोनों कुछ भी हो सकता है, एक होगा, चाहे आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। HIV वायरस को रेट्रोवायरस भी कहते हैं। वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के साथ प्रोटीन होता है। HIV वायरस को रेट्रोवायरस भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में या तो डीएनए या आरएनए पाया जाता है। इनके न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए या आरएनए पाया जाता है। एक ऑफ यूथेरियन मेमल्स, नाल वाले स्तनधारी जंतु का अंडा किस प्रकार का होता है? एक ऑफ यूथेरियन मेमल्स का अंडा किस प्रकार का होता है? माइक्रोलिस्थल होता है। माइक्रोलिस्थल अंडा ऐसा अंडा होता है जिसमें याक की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें याक एम्फियाक्सिस, मार्सुपियस, यूथेरियन जातियों में पाई जाती है। एल स्थल अंडा क्या होता है? जिसमें साइटोप्लाज्म तथा योग की मात्रा बहुत कम या नहीं होती है। बहुत नाम मात्र की मात्रा या नहीं ही होती है, इसे एल स्थल कहते हैं। जिसमें एब्सेंट होता है, याग की मात्रा क्या होती है? एब्सेंट होता है। टीलोल स्थल क्या होता है? अंडे को माइक्रोलिस्थल अंडा भी कहा जाता है। टीलोल स्थल को स्पेस इसमें इंडिकेट करता है। टीलोल स्थल अंडा क्या है? माइक्रोलिस्थल होता ही है। यह अंडा पक्षियों तथा सरीसृप, मछली आदि में पाया जाता है। टीलोल स्थल प्रकार का जो अग्रभाग योग की मात्रा का है ऊपर होता है, तो यह किस में पाया जाता है? पक्षियों में पाया जाता है, सरीसृप में पाया जाता है, जिसमें याग की मात्रा बहुत कम होती है। इस प्रकार अंडा पक्षियों सरीसृप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का प्राथमिक पोषक है। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का प्राथमिक पोषक क्या है? तो इसका प्राथमिक पोषक जो है कुत्ता है। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का प्राथमिक पोषक क्या है? डाग है, कुत्ता है। यह प्राथमिक पोषक क्या है? कुत्ता है। आंत का परजीवी होता है, परंतु कभी कभी मनुष्य में भी होता है। टीनिया सोलियम का प्राथमिक पोषक क्या है? मनुष्य है। द्वितीय पोषक सुअर है। टीनिया सोलियम का प्राथमिक होस्ट क्या है? मनुष्य है, ह्यूमन है। और द्वितीय होस्ट क्या है? सुअर है। फेसियोला हिपैटिका का भेड़ तथा बकरी प्राथमिक पोषक और घोंघा द्वितीय पोषक है। भेड़ तथा बकरी प्राथमिक पोषक किस में है? फेसियोला हिपैटिका में। प्राथमिक पोषक कौन है? भेड़ बकरी। और द्वितीय पोषक कौन है? द्वितीय पोषक जो होता है घोंघा है। द्वितीय पोषक घोंघा है फेसियोला हिपैटिका में। टीनिया सोलियम में मनुष्य और द्वितीयक सुअर है। और देखिए, और इसके बाद क्या हम लोगों ने देखा? सबसे पहला क्वेश्चन, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस प्राथमिक पोषक है किसका? कुत्ता का। कुत्ते में पाया जाता है। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का प्राथमिक पोषक क्या है? कुत्ता है। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है? अरस्तु की लालटेन जो होता है यह चबाने के लिए संबंधित है। अरस्तु की लालटेन जो होता है भोजन को चबाने के लिए अनुकूलित है या चबाने के लिए होता है। अरस्तु की लालटेन जो है एकिनिस सी अर्चिन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एकिनिस कहिए या सी अर्चिन? एकेनिस से कहिए या सी अर्चिन में पाया जाता है। इसका प्रयोग चबाने के लिए किया जाता है। इकाइनोडर्मेटा का जंतु क्या है? सी अर्चिन जो है इकाइनोडर्मेटा का संघ जंतु है, जिसमें क्या पाया जाता है? अरस्तु की लालटेन पाई जाती है, जो भोजन को चबाने में काम करते हैं। केवल समुद्रों में पाया जाता है। मतलब सी अर्चिन जो इकाइनोडर्मेट अधिकतर क्या पाए जाते हैं? मतलब समुद्र में ही केवल पाए जाते हैं। देह भित्ति पर कैल्शियम अस्थिकाओं स्पाइन की उपस्थित होती है। कैल्शियम स्पाइंस की उपस्थित होती है। जल संवहनी तंत्र भी इसमें पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। इसकी गुहा खोखले स्पर्शक अदृश्य प्रवर्त और नालपात पाए जाते हैं। इनमें जो होता है इनकी गुहा में खोखले स्पर्शक
अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सरीसृप जंतुओं का युग है। सरीसृप जंतुओं का युग जो है मीसोजोइक इरा है। मीसोजोइक महाकल्प जो है सरीसृप जंतुओं का युग है। और मछली एज ऑफ फिशेज, फिशेज का युग क्या है? डायोनियम। मीसोजोइक एरा महाकल्प, मीसोजोइक महाकल्प जो है यह किसका युग है? सरीसृप का युग है। मीसोजोइक सरीसृप का युग है। डियोनियम 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 क्या है, किसका युग है? एज ऑफ फिशेज, फिशेज का युग है, फिशेज का युग है। इनवर्टिब्रेट का युग क्या है? आर्डोविशियन, आर्डोविशियन युग जो होता है आकशेरुकी इनवर्टिब्रेट युग है। इनवर्टिब्रेट जंतु इसमें से आकशेरुकी जंतुओं का युग कौन सा है? आकशेरुकी ये जंतुओं का युग जो आर्डोविशियन है। जुरैजिक, जुरैजिक युग क्या है? सरीसृप का है। जुरैजिक किसे का है? सरीसृप का है। और इयोसीन इयोसीन किसका है? एज आ मैमल, इयोसीन एज आ मैमल। देखिए मैमल का युग इयोसीन, जुरैजिक सरीसृप, ऑर्डोविशियन आकशेरुकी इनवर्टिब्रेट, और डायनियम जो है एज ऑफ फिशेज है। मीसोजोइक इरा जो है, मीसोजोइक महाकल्प जो है या किसका है? सरीसृप का युग है। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मुख्य ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जो श्वसन के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट टूटने से एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो कि क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन, हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन, हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन। हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो है मनुष्य बंदरों में पाया जाता है। हीमोकोरियल अपरा जो है मनुष्य तथा बंदरों में पाया जाता है। मैन एंड मंकी में पाया जाता है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा मनुष्य तथा बंदरों में पाया जाता है। मनुष्य हीमोकोरियल प्लेसेंटा, जैसे मनुष्य, बंदर, चमगादड़ में हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी में एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा, एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा कुत्ता, बिल्ली, हाथी में पाया जाता है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी में एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा। हीमोकोरियल चमगादड़ में, एंडोथीलियो कुत्ता, बिल्ली, हाथी में, इपिथीलियो सुअर भेड़ में, इपिथीलियो सुअर भेड़ में, सिंडिस्मो कोरियल, सिंडिस्मो गाय भेड़ में। देखिए सिंडिस्मो गाय भेड़ में, इपिथीलियो सुअर भेड़ में, सुअर भेड़ में, एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा कुत्ता, बिल्ली, हाथी में, एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा कुत्ता, बिल्ली, हाथी में, हीमोकोरियल प्लेसेंटा चमगादड़, मनुष्य और बंदर में पाया जाता है। चमगादड़, मनुष्य और बंदर में पाया जाता है। देखिए जिलेटिन से कैप्सूल का निर्माण, जिलेटिन से कैप्सूल का निर्माण जंतु के किस भाग को उबाल कर किया जाता है? जंतु के किस भाग को उबाल कर किया जाता है? जिलेटिन कैप्सूल, जिसे जेल कैप्स भी कहते हैं, जिसमें जिलेटिन पाया जाता है। इस तरह के कैप्सूल को जंतुओं के स्किन तथा बोन के कोलेजन से बनाया जाता है। स्किन तथा बोन के कोलेजन से बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। स्किन तथा बोन के कोलेजन से बनाया जाता है। जो कैप्सूल का कवर होता है, बनाया जाता है कैप्सूल मेडिसिन में, वह बोन और स्किन के कोलेजन से बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो होता है 1973 ईस्वी, 1973 ईस्वी। कार्बेट नेशनल पार्क 1972। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में चालू हुआ। और कार्बेट नेशनल पार्क जो होता है सबसे पहले 1972 ईस्वी में आया। प्रोजेक्ट एलिफेंटा 1952 ईस्वी में। प्रोजेक्ट वल्चर 2006 में। प्रोजेक्ट घड़ियाल 2008 में। वल्चर 2006, प्रोजेक्ट वल्चर, प्रोजेक्ट घड़ियाल 2008। अगला क्वेश्चन है वाहक प्लाज्मिड में, वाहक प्लाज्मिड के डीएनए में, वाहक प्लाज्मिड के डीएनए में अपनी इच्छा अनुसार जीन का प्रवेश कराना कहलाता है। अपनी इच्छा अनुसार जीन का प्रवेश करना जीन ड्राफ्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन ड्राफ्टिंग कहलाता है। जैसे वाहक जो करियर प्लाज्मिड होगा उसमें अपनी इच्छा अनुसार जो हम डीएनए का प्रवेश कराना ही क्या कहलाता है? जीन ड्राफ्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन ड्राफ्टिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र जिसके चक्रण को प्रदर्शित करता है, किसके चक्रण को प्रदर्शित? जैव बायोजियोकेमिकल साइकिल रिफर टू साइक्लिंग ऑफ, बायोजियोकेमिकल साइकिल रिफर टू साइक्लिंग ऑफ किसके साइकिल को रिफर करता है? तो न्यूट्रिएंट इन द इकोसिस्टम, न्यूट्रिएंट इन द इकोसिस्टम को साइक्लिक को न्यूट्रिएंट इन द इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। किसको? न्यूट्रिएंट इन द इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ब्रांकियोस्टोमा में जल की धारा उत्पन्न होती है।
ब्रांकियोस्टोमा में जल की धारा उत्पन्न होती है सिराई के द्वारा, बाई सीरी। ब्रांकियोस्टोमा में जल की धारा किससे उत्पन्न होती है? बाई सीरी। ब्रांकियोस्टोमा में जल की धारा उत्पन्न बाई सीरी के द्वारा होती है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एंटीकोडान अकर, एंटीकोडान होता है, एंटीकोडान जो होता है ट्रांसफर आरएनए में, एंटीकोडान किस में होता है? ट्रांसफर आरएनए में स्थित होता है। लूप पाए जाते हैं, पहला एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर ACC एंटीकोडान लूप होता है। दूसरा एंटीकोडान डी लूप होता है, जिसे DHU डाईहाइड्रो यूनिडाइन लूप कहते हैं। चौथा जो इसमें लूप है टी फासाई UC लूप है, TSI-UC लूप है। इस प्रकार से इसमें कितने लूप पाए गए? 4 लूप पाए जाते हैं। पहला कौन सा लूप है? एक्सेप्टर ACC एंटीकोडान लूप। दूसरा है डी लूप या DHU डिहाइड्रो यूनिडीन लूप और TSI-UC लूप। इस 4 प्रकार के लूप पाए जाते हैं किसमें? ट्रांसफर आरएनए में ये 4 प्रकार के लूप पाए जाते हैं। मैसेंजर आरएनए तथा आरएनए का संश्लेषण केंद्रक तथा राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में होता है। मैसेंजर आरएनए और आरएनए का संश्लेषण केंद्रक में तथा राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में होता है। मैसेंजर आरएनए पर कोडान स्थित होता है। यह राइबोसोम में प्रोटीन के साथ पाया जाता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए प्रोकैरियोट में पाया जाता है। मैसेंजर आरएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक किसमें होता है? प्रोकैरियोट में होता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए जो होता है यूकैरियोट्स में होता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए यूकैरियोट्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है काई स्क्वायर टेस्ट जुड़ा होता है। काई स्क्वायर टेस्ट किससे जुड़ा होता है? काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है परीक्षण जो होता है कहा जाता है एक्स स्क्वायर टेस्ट परीक्षण भी कहा जाता है। इस परीक्षण का आकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऑब्जर्व्ड माइनस स्क्रीटेड अपॉन स्क्रीटेड, ऑब्जर्व्ड माइनस स्क्रीटेड स्क्वायर अपॉन स्क्रीटेड। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऑब्जर्व्ड माइनस स्क्रीटेड स्क्वायर अपॉन स्क्रीटेड। तो इस प्रकार से इसका टी टेस्ट का फार्मूला है, टी टेस्ट का परीक्षण का फार्मूला है बाउकेरिया ब्राउन। अगला क्वेश्चन है बाउकेरिया ब्राउन काफ्टी का लार्वा है। बाउकेरिया ब्राउन काफ्टी का लार्वा कौन सा है? यह लार्वा है जो माइक्रोफाइलेरिया बाउकेरिया ब्राउन काफ्टी का लार्वा है। ट्रोकोफोरा नेरिस का लार्वा है। ट्रोकोफोरा किसका है? पैरापोडिया पाया जाता है, जिसमें ट्रोकोफोरा नेरिस का लार्वा है। बाइपिनेरिया तारा मछली का लार्वा है। द्विपार्श्विक सममित पाई जाती है। बाइपिनेरिया जो है तारा मछली का जो लार्वा होता है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। सर्केरिया लार्वा जो होता है फैसियोला यकृत में पाया जाता है। सर्केरिया लार्वा जो होता है फैसियोला ये लीवर फ्लूक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पक्षियों के सबसे छोटे पंख कहलाते हैं। पक्षियों के सबसे छोटे पंख कौन होते हैं? पक्षियों के सबसे छोटे पंख जो होते हैं फिलोप्ल्यूम होते हैं। पक्षियों के सबसे छोटे पंख जो होते हैं फिलोप्ल्यूम होते हैं। फिलोप्ल्यूम कहते हैं। फिलोप्ल्यूम सबसे छोटा त्वचा को ढकने के लिए उपयुक्त होता है। फिलोप्ल्यूम जो सबसे छोटा पंख होता है या त्वचा को ढकने का काम करता है। पूंछ में पाया जाने वाला पंख रेक्टाइस कहते हैं। पूंछ का में जो पंख पाया जाता है उसे रेक्टाइस कहते हैं। और फिलोप्ल्यूम जो होता है स्किन को ढकता है, जो सबसे छोटा पंख होता है। शरीर को ढकने वाले मुलायम पंख डाउन कहलाते हैं। शरीर को जो ढकने वाले पंख होते हैं, जो मुलायम पंख होते हैं, उसे डाउन कहते हैं। इस प्रकार पक्षियों में पाए जाने वाले पंखों की चर्चा हुई। तो कितने प्रकार से फिलोप्ल्यूम सबसे छोटे पंख जो स्किन को ढकते हैं। पूंछ में पाए जाने वाले क्या कहते हैं? पूंछ में जो पाया जाता है पंख उसे रेक्टाइस कहते हैं। रेक्टाइस। शरीर को ढकने वाले मुलायम पंख डाउन कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? डाउन कह लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या ऑपरेट करता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है स्मॉल पॉपुलेशन को ऑपरेट करता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है विभिन्न सदस्यों के प्रजनन दर की भिन्नता के कारण जीव जातियों में छोटी छोटी आबादियों में पीढ़ी दर पीढ़ी एलील जीनों में आवृत्तियों का समान रूप से प्रसारण होते रहना प्राय संभव होता है। कभी कभी यह जीन प्रवाह जो होता है महामारियों और परभक्षण के कारण भी होता है या छोटी जनसंख्या में भी होता है। विभिन्न सदस्यों के प्रजनन दर की भिन्नता के कारण जीव जातियों में छोटी छोटी आबादियों में पीढ़ी दर पीढ़ी सारे एलील्स जीनों की आवृत्तियों का समान रूप से प्रसारण होते रहना प्राय असंभव है। कुछ एलील जीनों के प्रसारण की संभावना कम और कुछ की अधिक होती है।
जिनको जीन अपवाहन जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। मतलब इनमें से जीनों का प्रवाह जो होता है कुछ की अधिक हो जाती है, कुछ की कम हो जाती है, यही क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट है। इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जीन अपवाहन में कभी कभी हानिकारक एलील जीनों की आवृत्ति बढ़ जाती है, उनकी आबादी में कई सदस्य समाप्त हो जाते हैं, अतः आबादी और भी हो जाती है, या अतः आबादी और भी हो जाती है या समाप्त हो जाती है, और उसमें आनुवंशिक विभिन्नताएं बहुत कम रह जाती हैं। उनमें आनुवंशिक विभिन्नताएं बहुत कम रह जाती है। कभी कभी महामारियां परभक्षण के कारण भी छोटी छोटी आबादियों में जीनी अपवाहन हो जाता है। कभी कभी महामारी आ गई, अब परभक्षण के कारण भी छोटी आबादियों में जीन अपवाहन जेनेटिक ड्रिफ्ट देखे गए हैं। छोटी आबादियों में भी जेनेटिक ड्रिफ्ट देखे गए हैं। स्तनियों के भ्रूण में एलेंटोइस का क्या कार्य है? एलेंटोइस का क्या क्या काम है? मतलब स्तनीय के भ्रूण में एलेंटोइस का क्या काम है? एलेंटोइस का कार्य क्या है? उत्सर्जन। एलेंटोइस क्या काम करता है? उत्सर्जन करता है। जो एम्ब्रियोनिक झिल्ली होती है, एम्ब्रियोनिक झिल्ली अनेक होती हैं, जिनके अनेक कार्य हैं, जैसे याक्सिक या पोषण देना। एमनियान जो होता है नम वातावरण बनाए, एमनियान जो होता है क्या करता है? नम वातावरण को बनाए रखता है। एमनियान नम वातावरण। कोरियन क्या है? सुरक्षा प्रदान कर रहा है। एलेंटोइस क्या है? श्रावण, गैसीय विनिमय, लिक्विड वेस्ट मटेरियल को उत्सर्जन का हैंडल करता है। एलेंटोइस जो होता है श्रावण, गैसीय विनिमय, लिक्विड और वेस्ट मटेरियल को श्रावण उत्सर्जन में सहायक है। एलेंटोइस को पूछा गया है। एलेंटोइस क्या काम करता है? एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से यॉक्सेक पोषण देना, एमनियान नम वातावरण बनाए रखना, कोरियन सुरक्षा प्रदान करना। कोरियन क्या करता है? सुरक्षा प्रदान। एलेंटोइस या उत्सर्जन, श्रावण, गैसीय विनिमय, एक्सचेंज का काम करता है एलेंटोइस। एंड्रोजन हार्मोन्स का श्रावण नियंत्रण होता है। सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स इन कंट्रोल्ड बाय। एस्ट्रोजन हार्मोन से होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कंट्रोल और सिक्रेशन किससे होता है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का श्रावण नियंत्रण होता है। श्रावण नियंत्रण एस्ट्रोजन हार्मोन्स का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से होता है। अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड से निम्न हार्मोन सिक्रेशन होता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स, जीएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन्स, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिक हार्मोन, गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। एफएसएच अंडाशयों को एस्ट्रोजन हार्मोन्स को श्रावण को उत्प्रेरित करता है तथा इसका नियंत्रण करता है। श्रावण को उत्प्रेरित और नियंत्रित कौन करता है? एफएसएच हार्मोन्स। इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि से होने वाले स्रावित हार्मोन्स को हम लोगों ने देखा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। रोल ऑफ पेसमेकर इन हार्ट। हार्ट में पेसमेकर का मुख्य कार्य क्या है? पेसमेकर का मुख्य कार्य क्या होता है? हृदय स्पंदन प्रारंभ करना। पेसमेकर हृदय में क्या कार्य करता है? हृदय स्पंदन प्रारंभ करना, स्पंदन घटाना, बढ़ाना, हृदय स्पंदन को प्रारंभ करना। मनुष्य में जो है पेसमेकर होता है, जो मनुष्य के हार्ट में पाया जाता है, हृदय में रहता है, या क्या करता है? यह जो है पेसमेकर जो है हृदय स्पंदन को प्रारंभ करता है। पेसमेकर एसिया नोड जिसे हम कहते हैं, पेसमेकर को क्या कहते हैं? एसिया नोड कहते हैं। हृदय स्पंदन को प्रारंभ करता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? सी, मतलब इसमें से कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन मनुष्य के शरीर में अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। क्रिएटिन बाल खुर नाखून में पाया जाता है। कोलेजन संयोजी ऊतक, तो कहा जा रहा है कोलेजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाती है। कोलेजन प्रोटीन जो होता है संयोजी ऊतक में पाया जाता है। संयोजी ऊतक अधिक पाया जाता है, इसलिए कोलेजन जो है सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। इम्यूनोग्लोबिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। मिलेनिन त्वचा में रंग देता है। ग्लूटिन गेहूँ में और केसिन दूध में पाया जाता है। इस प्रकार से ये क्या है प्रोटीन क्या है? तो कोलेजन प्रोटीन जो होता है यह क्या है? मनुष्य में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो ये संयोजी ऊतक में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। हाथी पाँव नामक रोग वाहक है। हाथी पाँव नामक रोग का वाहक कौन है? वेक्टर ऑफ एलिफेंटाइसिस डिजीज इज। वेक्टर ऑफ एलिफेंटाइसिस डिजीज इज कौन सा वेक्टर है, कौन सा वाहक है? मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का वाहक होता है, हम जानते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का वाहक है। तो हाथी पाँव नामक रोग का वाहक कौन होता है? तो हाथी पाँव का क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। कौन सा होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। तो इसका क्यूलेक्स मच्छर होता है, ठीक है। हाथी पाँव का कौन सा होता है? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। डेंगू एडिस एजिप्टी के द्वारा होता है। डेंगू किसके द्वारा वेक्टर कौन होता है? इसका डेंगू का कौन सा वेक्टर होता है? एडिस एजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है, जिसका वाहक वायरस है शीशी मक्खी।
सीसी फ्लाई किसका है? शीपिंग सिकनेस का वाहक। काला आजार रोग उत्पन्न करता है ना। सीसी फ्लाई शीपिंग सिकनेस का है वाहक, और काला आजार का लिस्मानिया है। काला आजार का लिस्मानिया है। सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस का वाहक है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा सीसी फ्लाई जो होता है स्लीपिंग सिकनेस का है, काला आजार लिस्मानिया द्वारा होता है। काला आजार जो होता है लिस्मानिया वाहक है। तो हाथी पाँव रोग किसके द्वारा होता है? हाथी पाँव क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एम्फियाक्सिस के भ्रूणी परिवर्तन में अंतर्वृद्धि होती है। अंतर्वृद्धि किस प्रकार की होती है? ग्रेस्टुलेशन में। एम्फियाक्सिस के भ्रूणी परिवर्तन में अंतर्वृद्धि होती है। डेवलपमेंट देखिए, इम्बोली अकर्स इन एम्फियाक्सिस डेवलपमेंट ड्यूरिंग किस में होता है? तो ग्रेस्टुलेशन की क्रिया में। एम्फियाक्सिस में भ्रूणी परिवर्तन ग्रेस्टुलेशन स्टेज में होता है। एम्फियाक्सिस में भ्रूणी परिवर्तन ग्रेस्टुलेशन स्टेज में होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण जी अवस्था में होता है, जी फेज में होता है। आरएनए तथा प्रोटीन का निर्माण जी फेज में होता है। G1 स्टेज में आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण 7 से 9 घंटे की अवधि में होता है। यस में क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण 4 घंटे का समय लगभग लगता है। G2 में क्या होता है? G2 में जो होता है प्रोटीन के वास्तविक विभाजन समसूत्रण का प्रेरण होता है। सबसे बड़ी अवस्था G1 जिससे विविध अवस्था भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विविध स्टेज भी कहते हैं। सबसे छोटा फीता क्रीम कौन होता है? टीनिया, मोनोजिया, इकाइनोकोकस, गोटुगनिया। तो इसमें कौन सा सबसे छोटा फीता क्रीम है? तो इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस जो होता है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट टेपवर्म है। स्मॉलेस्ट टेपवर्म क्या है? इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस सबसे स्मॉलेस्ट टेपवर्म है। रिस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है किसका? यूरोकार्डेटा का। अधोगामी रूपांतरण रिस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कैरेक्टर किसका होता है? यूरोकार्डेटा का। किसका होता है? यूरोकार्डेटा। भाई हीमोसिफेलो होते हैं, लेकिन यूरोकार्डेटा को क्या है? रिस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कैरेक्टर होता है। किसमें? यूरोकार्डेटा में। इसमें क्या होता है? टैडपोल से वयस्क में विकास के दौरान, टैडपोल से वयस्क में विकास के दौरान कुछ अंग संकुचित होकर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। तो रिस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? टैडपोल से वयस्क में बनते समय कुछ अंग संकुचित होकर पूर्ण लुप्त हो जाते हैं, संकुचित होकर लुप्त हो जाते हैं। जैसे हर्मानिया, बोट्राइलस। हर्मानिया में होता है, बोट्राइलस में होता है। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में होता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अधोगामी रूपांतरण होता है। इसका मतलब क्या है? इसमें टैडपोल जब वयस्क में बनता है उस समय क्या होता है? इनमें कुछ अंग संकुचित हो जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? रिस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। तो यूरोकार्डेटा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यूरोकार्डेटा में पाया जाता है। जैसे हार्डमानिया, बोट्राइलस। हार्डमानिया, बोट्राइलस में यूरोकार्डेटा में पाया जाता है। कौन सा? रिस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण है। जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण कौन सा है? सीवेज। सीवेज ऐसे पदार्थ जो जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। जैसे कागज़, पत्ती, सीवेज, कुछ ऐसे पदार्थ जो जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। जैसे पारा, पॉलीथीन, एस्बेस्टास, 24D, DDT, SG मिनीमाटा बीमारी का कारण है। मरकरी किसका? SG जो होता है यह मिनीमाटा बीमारी का कारण है। से नष्ट होने वाले, देखिए ये क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। ये क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। तो इसमें पूछा है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन सा है? सीवेज। सीवेज क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इरेथ्रोसाइट्स स्क्वालियोडान और स्क्वालियोडान की लाल रुधिर कणिकाओं में होता है। क्या होता है? स्क्वालियोडान की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है? यह किस प्रकार के होते हैं? स्क्वालियोडान की लाल रुधिर कणिकाएँ किस प्रकार के होते हैं? अंडाकार केंद्रक युक्त होते हैं। ऐसे ओवल होते हैं। कुत्ता मछली, स्क्वालियोडान कुत्ता मछली का लाल रुधिर कणिकाएँ अंडाकार और केंद्रक युक्त होती हैं। इनमें केंद्रक पाई जाती है, जबकि ह्यूमन मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन के वाहक के लिए अधिक उपयुक्त होता है। ऊर्ता लामा में लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ऊर्ता लामा में लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। यूरोकार्डेटा जो होता है, यूरोकार्डेटा में उत्सर्जन होता है। यूरोकार्डेटा में उत्सर्जन होता है। कैसे होता है? यूरोकार्डेटा में उत्सर्जन जो होता है न्यूरल ग्रंथि से, न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथियों और नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। यूरोकार्डेटा में यूरोकार्डेटा जिससे मैंने बताया था अभी, हार्डमानिया है, बोट्राइलस है, जिसमें किस प्रकार का अधोगामी रूपांतरण पाया जाता है?
रिट्रोग्रेसिव पाया जाता है। लेकिन अगर हम यूरोकार्डियट में उत्सर्जन देखा जाए तो न्यूरल ग्रंथ पाइलोरिक ग्रंथियों तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है इनमें होता है। क्या होता है? उत्सर्जन होता है। नेफ्रोसाइट्स, न्यूरल ग्रंथ, पाइलोरिक ग्रंथ, इन 3 प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। 3 प्रकार की ग्रंथियाँ जो है यूरोकार्डियट में उत्सर्जन है के लिए सहायक है। जैसे न्यूरल ग्रंथ, पाइलोरिक ग्रंथ, नेफ्रोसाइटिस के द्वारा उत्सर्जन क्रिया होती है। किसमें होती है? यूरोकार्डियटा में। आर्थ्रोपोडा जंतुओं में ग्रीन ग्रंथियाँ, जमीन पर पाए जाने वाले जंतु मालपीगियन ट्यूब्यूल द्वारा उत्सर्जन होता है। जल में ग्रीन ग्रंथ और जमीन में मालपीगियन ट्यूब्यूल के द्वारा उत्सर्जन मतलब आर्थ्रोपोडा में जल में जो रहते हैं ग्रीन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे झींगा मछली ग्रीन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जमीन पर पाए जाने वाले जंतुओं में मालपीगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं उत्सर्जन के लिए। केचुए में उत्सर्जन के लिए नेफ्रिडिया होता है। प्लेटीहेलमिन्थेस में ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन के लिए होते हैं। संकार्डेटा में संकार्डेटा के फाइलम यूरोकार्डेटा में पानी को अंदर व बाहर लाने के लिए 2 साइफॉन लगे होते हैं। यूरोकार्डेटा में पानी को अंदर बाहर लाने के लिए 2 साइफॉन लगे होते हैं। यूरोकार्डेटा जंतुओं का हृदय ट्यूबुलर होता है, जिससे ओपन टाइप सर्कुलेशन पाया जाता है। इनमें ओपन टाइप सर्कुलेशन पाया जाता है। किसमें ओपन टाइप सर्कुलेशन पाया जाता है? यूरोकार्डेटा में किसका ओपन टाइप सर्कुलेशन पाया जाता है यूरोकार्डेटा में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लीच के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर आर फाउंड इन क्रॉप ऑफ लीच? लीच के हाउ मेनी चैम्बर पाए जाते हैं? फाउंड इन क्रॉप, हाउ मेनी मतलब लीच में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? लीच के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं? 10 होते हैं। जोक जिसे हिरुडीनिया कहते हैं, एनिलिडा का संकर जंतु है। किसका है? एनिलिडा संकर। यह रुधिरधारी जोक रक्त चूसता है। हिरुडिन निकलता है, इसमें हिरुडिन निकलता रहता है, जिससे ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है। राप जो है आहार नाल का भाग है, जिसमें 9 से 18 खंड तक फैला रहता है। एक के बाद एक 10 कोष्ठ होते हैं। 2 कोष्ठों के बीच पाया जाने वाला रिफंटर एक दूसरे को अलग रखता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। जोक में चूसक पाए जाते हैं। शुकर्स ऑफ लीच लोकेटेड इन जोक में चूसक पाए जाते हैं। जोक में चूसक जो होते हैं इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, शरीर के अग्र पश्च सिरे पर। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी, शरीर के अग्र तथा पश्च सिरे पर क्या पाए जाते हैं? चूसक पाए जाते हैं। ठीक है। जोक में जो है अग्र और पश्च दोनों सिरों पर क्या पाए जाते हैं? चूसक पाए जाते हैं। ठीक है। और हिरुडिन ये ढकेलते रहते हैं ब्लड में, जिससे ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है और आसानी से चूसते रहते हैं ब्लड को। ठीक। जोक का उत्सर्जन अंग जो है नेफ्रिडिया है। जोक में मेटामेरिक खंड पाया जाता है। जोक में मुख्य उत्सर्जन अंग जो होता है नेफ्रिडिया होता है। जोक में मेटामॉर्फोसिस खंड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है। मतलब जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है। कौन सी औषधि है जो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कैंसर के इलाज के लिए बनाई गई थी? तो इंटरफेरॉन। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषध कौन सी है? इंटरफेरॉन जो है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई मेडिसिन है, उत्पन्न की गई औषधि है। तो इंटरफेरॉन है क्या? यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है। यह क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो किसी भी कोशिका द्वारा वायरस के संक्रमण द्वारा उत्पन्न की जाती है। वायरस जब संक्रमण करता है तो इंटरफेरॉन क्या होता है? कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और यह क्या है? एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। यह जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज में प्रयोग मिलाई जाती है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज में प्रयोग मिलाई जाती है। इंसुलिन, देखिए इंसुलिन, डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह के इलाज के लिए इंसुलिन किसके लिए प्रयोग की जाती है? मधुमेह, शुगर के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। HGH ह्यूमस ग्रोथ हार्मोन्स है। HGH ह्यूमन क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। हार्मोन्स के ज़्यादा उत्सर्जन होने से एक्रोमेगाली कम उत्सर्जन। देखिए HGH मतलब ग्रोथ हार्मोन्स के ज़्यादा उत्पन्न होने से एक्रोमेगाली कम उत्पन्न होने से फिर हो जाता है, मतलब बौनापन हो जाता है। और ज़्यादा उत्पन्न होने से एक्रोमेगाली रोग हो जाता है। नाइट्रोजन पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इसमें जो है देखिए आवश्यक तत्व होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा स्थिरीकरण होता है। तो मतलब सभी है, आल उपयुक्त सभी इसमें सही हैं। नाइट्रोजन जो है वातावरण में कितने % मौजूद है? 78% मौजूद है। यह एक आवश्यक तत्व है।
फली वाले पौधों के गांठों में बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। जड़ के साथ जीवाणु सहजीवी संबंध बनाए रखते हैं। मुक्त नाइट्रोजन N2 का अमोनिया में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। मुक्त नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होता है उसे अमोनिया नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो नॉस्टाक एनाबिना सहजीवी जो होते हैं, नॉस्टाक या एनाबिना जो सहजीवी नीली हरी शैवाल एजोला के साथ रहते हैं। राइजोबियम राइजोबियम बैक्टीरिया जड़ों में पाया जाता है। देखिए, जो जड़ों में पाया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स विटामिन किसा क्या है? जिसमें बहुत सी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन क्या है? जिसमें बी विटामिन अनेक प्रकार की होती है, जैसे थायमिन B1 बेरी रोग उत्पन्न करता है। राइबोफ्लेविन B2 पेलाग्रा रोग उत्पन्न करता है। साइनेकोबाल्मिन B12 पर्सिनियन एनीमिया रोग उत्पन्न करता है। B12 की पर्सिनियन एनीमिया के रोग उत्पन्न होता है। विटामिन सी जैसे अभी मैंने बताया स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? देखिए, वह बी और सी की बात हुई जो जल में घुलनशील विटामिन थे, और जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं उनको देख लेते हैं। विटामिन ए को रासायनिक नाम से क्या जानते हैं? रेटिनॉल कहते हैं, जिससे रक्तवृद्धि रोग हो जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल, जिससे रक्तवृद्धि रोग होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, जिससे सूखा रोग रिकेट्स होता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, जिससे नपुंसकता है। विटामिन ए रेटिनॉल रक्तवृद्धि, विटामिन डी कैल्सीकेरॉल सूखा रोग रिकेट्स जिसे हम कहते हैं। विटामिन ई टोकोफेरॉल नपुंसकता। विटामिन के नेप्थोक्यूनान रक्त का थक्का न बनना। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसका नाम क्या कहते हैं? नेप्थोबिनान। अगला क्वेश्चन है, ओवेलिया का मेड्यूसा अरेलिया से निम्न प्रकार से भिन्न होता है। ओवेलिया का मेड्यूसा अरेलिया से निम्न प्रकार से भिन्न होता है। ओवेलिया का मेड्यूसा अरेलिया से किस प्रकार से भिन्न होता है? रोपेलियम होता है। देखिए, सिलेंडर संख्या जंतुओं में बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता पाई दो प्रकार की होती है, पॉलिप और मेडूसा। क्या होती है? पॉलिप और मेडूसा। सिलेंट्रेट में दो स्टेज बहुरूपता पाई जाती है, जिसे एक को पॉलिप कहते हैं, दूसरे को मेडूसा कहते हैं। पॉलिप क्या काम करता है? पोषण, सुरक्षा, अलैंगिक जनन के लिए होता है। लेकिन मेड्यूसा क्या होता है? लैंगिक जनन के लिए होता है। रोपेलियम, अब यहाँ बात होती है कि ओवेलिया का मेड्यूसा अरेलिया से निम्न प्रकार से भिन्न होता है। ओवेलिया का मेड्यूसा अरेलिया से किस प्रकार भिन्न होता है? ओवेलिया में क्या रोपेलियम होता है? क्या होता है? रोपेलियम होता है। रोपेलियम ओवेलिया का मेड्यूसा अरेलिया से भिन्न होता है। रोपेलियम किसका मेड्यूसा है? ओवेलिया का है। रोपेलियम ओवेलिया का मेड्यूसा है, अरेलिया से भिन्न होता है। यह अरेलिया से क्या होता है? डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस F2 जनरेशन हैज़। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस F2 जनरेशन हैज़। अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी होती है। F2 पीढ़ी क्या होती है? फिनोटाइप जीनोटाइप का अनुपात समान होता है। देखिए, अपूर्ण इनकम्प्लीट डोमिनेंट में क्या होता है? फिनोटाइप और जीनोटाइप की रेशियो जो होती है समान होती है, जो 1:2:1 लाल गुलाबी श्वेत, जैसे लाल गुलाबी श्वेत, लाल 1 गुलाबी 2 और श्वेत 1। यह F2 पीढ़ी में जो है फिनोटाइप जीनोटाइप का रेशियो हो जाए। फिनोटाइप के रेशियो 1:2:1, जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1। कैपिटल RR, फिर एक कैपिटल RR, फिर RR स्मॉल RR। तो ये क्या है? दोनों का अनुपात सेम होता है। फिनोटाइप जीनोटाइप का अनुपात किसमें सेम होता है? अपूर्ण इनकम्प्लीट डोमिनेंट F2 जनरेशन में इनका फिनोटाइप जीनोटाइप के रेशियो क्या होता है? सेम होता है। अगला क्वेश्चन है, सिक्रीटिन किसके श्रावण निर्माण को प्रेरित करता है? सिक्रीटिन किसके श्रावण निर्माण को प्रेरित करता है? सिक्रीटिन जो है अग्नाशयी रस के श्रावण को प्रेरित करता है। अग्नाशय पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीटिन जो है हार्मोन्स पैनक्रियाटिक जूस को पैनक्रियाटिक या अग्नाशय रस को प्रभावित करता है या श्रावण को प्रेरित करता है। अग्नाशय सिक्रीटिन जो है पैनक्रियाज जूस को सिक्रीशन को प्रेरित करता है। देखिए, अब हम कुछ ग्रंथ की बात करते हैं। छोटी आंत से सिक्रीटिन का निर्माण होता है। छोटी आंत से सिक्रीटिन बनता है। स्टमक और लीवर अग्नाशय
लीवर और अग्नाशय को प्रेरित करता है। यह प्रेरित करता है किसको किसको? स्टमक, लीवर और अग्नाशय। छोटी आंत में यह बनता है सिक्रीटिन, लेकिन किसको किसको प्रेरित करता है? या स्टमक, लीवर, अग्नाशय को प्रेरित करता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो होती हैं यह क्या कम करती हैं? ये ग्रंथि जो होती है क्या उत्पन्न करती है? लैंगरहैंस की दीपिकाएँ इंसुलिन ग्लूकेगान हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि मिलेटोनिन का सिक्रेशन करती है। पीनियल ग्रंथि जो होती है मिलेटोनिन का सिक्रेशन करती है। मिलेटोनिन क्या करता है? हाइपोथैलेमस अग्रपीयूष ग्रंथि से सिक्रेशन होता है। हाइपोथैलेमस अग्रपीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। थाइमोसिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है इससे। लिम्फ नोड को थाइमोसिन किसको? लिम्फ नोड को नियंत्रित करता है, प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि T4 T3 कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। थायराइड ग्रंथ को प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथ हार्मोन्स जो होता है T3 T4 या किसको प्रेरित करता है? थायराइड ग्रंथ को। तो अगला क्वेश्चन है, काइटिन युक्त वाहक कंकाल पाया जाता है। काइटिन युक्त वाहक कंकाल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, काइटिन युक्त वाहक कंकाल पाया जाता है कीटों में। काइटिन युक्त वाहक कंकाल जो होता है कीटों में पाया जाता है। कीटों में काइटिन युक्त वाहक कंकाल पाया जाता है। काइटिन कौके की कोशिका भित्ति में भी पाया जाता है। देखिए कीटों में तो पाया जाता है, काइटिन युक्त वाहक कंकाल पाया जाता है, वाहक कंकाल कीटों में पाया जाता है। यह काइटिन जो है कौके की कोशिका भित्ति में भी पाया जाता है। काइटिन C8H13O5 एसिटिल ग्लूकोसेमाइन का बहुलक है जो ग्लूकोज से उत्पन्न होता है, डेरिवेटेड होता है। मेढक पक्षी का वाहक कंकाल अस्थियों का बना होता है। मेढक पक्षी का वाहक कंकाल अस्थियों का बना होता है। वर्ग इंसेक्टा में 3 जोड़ी पैर होते हैं। इंटेमोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? इंटेमोलॉजी के अंदर कीट का अध्ययन करते हैं। कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इंटेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, शरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा बनाई जाती है? शरीर में यूरिया जो होती है यह लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा बनाई जाती है। इसका यूरिया का सूत्र होता है NH2CO। NH2 होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। किस चक्र के द्वारा होता है? ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। ऑर्निथिन चक्र में क्या होता है? ऑर्निथिन चक्र में अमोनिया तथा CO2 आपस में अभिक्रिया करते हैं। अमोनिया तथा CO2 आपस में अभिक्रिया करते हैं, परिणाम स्वरूप यूरिया का निर्माण होता है। देखिए अमोनिया सबसे पहले हमारे बॉडी में अमोनिया बनता है। अमोनिया का CO2 से मिलता है, अभिक्रिया करने के बाद यूरिया का निर्माण होता है। कुछ अमीनो अम्ल जैसे सिटुलिन और आर्निथिन बनते हैं। सिटुलिन तथा आर्निथिन बनते हैं। यकृत कोशिकाएं आर्जिनेज यूरिनेज आदि एंजाइम की सहायता से यूरिया का संश्लेषण करती हैं। इस यूरिया को वृक्क रुधिर से लेकर मूत्र के साथ इसका उत्सर्जन कर देता है। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, काइमोट्रिप्सिन घटक है। काइमोट्रिप्सिन किसका घटक है? काइमोट्रिप्सिन अग्नाशयी रस का घटक है। काइमोट्रिप्सिन किसका घटक है? अग्नाशयी रस का, अग्नाशय पैनक्रियाटिक जूस का क्या है? कंपोनेंट्स है। काइमोट्रिप्सिन इज ए कंपोनेंट पैनक्रियाटिक जूस का क्या है? कंपोनेंट्स है। और पैनक्रियाटिक रस में सोडियम कार्बोनेट एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इलास्टेज, एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज इत्यादि काइमोट्रिप्सिन जाइमोजन के रूप में, देखिए आदि क्या है? आदि एंजाइम्स पाए जाते हैं। लेकिन काइमोट्रिप्सिन जो होता है जाइमोजन के रूप में अक्रिय अवस्था में उत्सर्जित होता है। काइमोट्रिप्सिन अक्रिय अवस्था में रहता है। काइमोट्रिप्सिन यह अक्रिय अवस्था में होता है। काइमोट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन से सक्रिय होकर काइमोट्रिप्सिन बनाता है। क्या बनाता है? काइमोट्रिप्सिन बनाता है। भारत का सबसे बड़ा विषैला सर्प है। बात कर रहा है भारत का लार्जेस्ट पॉइजनस इंडियन स्नेक। तो इंडिया में जो सबसे पॉइजनस स्नेक होता है वह कौन सा है? वह किंग कोबरा होता है। क्या कहता होता है? किंग कोबरा होता है। विषैला सर्प किंग कोबरा होता है। भारत की बात कर रहे हैं। भारत में सबसे विषैला सर्प किंग कोबरा होता है। भारत में लगभग सांपों की 270 जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से लगभग 60 जातियाँ बहुत अधिक विषैली होती हैं। 270 में से 60 जातियाँ जो है बहुत अधिक विषैली होती हैं। प्रमुख 4 विषैली प्रजातियाँ जैसे कोबरा है, करैत है, रसेल वाइपर है एवं स्केल्ड वाइपर, रसेल वाइपर, स्केल्ड वाइपर, करैत और कोबरा,
ये सब क्या है, विषैले सर्प हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। मोती श्रावण होता है, मोती किस भाग से श्रावण होता है? मेंटल से होता है। मोती किस भाग से श्रावण होता है? मोती का श्रावण पिंक्टेटा वल्गेरिस के किस भाग से होता है? मेंटल ओस्टर होता है, जिससे पर्ल ओस्टर के, तो पिंक्टेटा ओस्टर से क्या, पिंक्टेटा के द्वारा, हाँ, किसके पर्ल, जो पर्ल का सिक्रेशन होता है, पर्ल का निर्माण होता है, वह क्या होता है? पर्ल मेंटल के सिक्रेशन से होता है। किसके? मेंटल के सिक्रेशन से होता है। जो मोलास्का संघ जीव है, जो मोलास्का संघ जीव है, उसके द्वारा मोती का निर्माण होता है। तो किसके द्वारा होता है? मेंडल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अभिहन के नियम को दर्शाता है। मेंडल के स्वतंत्र अभिहन के नियम को कौन दर्शाता है? मेंडल के स्वतंत्र अभिहन को नियम द्विशंकर द्वारा मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। मेंडल के स्वतंत्र अभिहन का नियम किसके द्वारा? डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा दर्शाया जाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है। जब दो लक्षणों को साथ लेकर क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है। जब दो या दो से अधिक लक्षणों को वंशागत का एक साथ अध्ययन किया जाता है, प्रत्येक लक्षण अन्य लक्षणों को स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जो है स्वतंत्र रूप से वंशागत होती है। दो लक्षणों की वंशागत से संबंधित अध्ययन द्विसंकर क्रॉस कहलाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। कौन प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन से इसमें जो ल्यूमिनेसेंस होता है, कौन से इसमें प्रकाश उत्पन्न कर सकता है? तो पायरोसोम जो होता है, या क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न। पायरोसोम एक ऐसा जीव है जो क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। सजीव है जो प्रकाश उत्पन्न करता है। पायरोसोम जो होता है जल की सतह पर तैरने वाले ट्यूनिकेट्स होते हैं, कॉलोनी के रूम में रहते हैं, हल्के नीले रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, हल्के नीले रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ये कॉलोनी में बनाकर रहते हैं। इनकी कॉलोनी का आकार शंख जैसे होता है। पायरोसोम जो प्रकाश उत्पन्न करता है, पायरोसोम, इसकी कॉलोनी कैसी होती है? शंख के रूप में होती है। इन कॉलोनी में 100 से हज़ारों की संख्या में पाए जाते हैं, जिसे ज्वाइट्स कहते हैं। जब इनकी संख्या 100 से हज़ारों की संख्या में होती है, पायरोसोम की संख्या होती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ज्वाइट्स कहते हैं। ज्वाइट्स कहलाते हैं। कॉलोनी का आकार 1 सेंटीमीटर से कम लेकिन कुछ मीटर तक हो सकता है। 1 से कुछ मीटर तक इनके जो है कॉलोनी का आकार हो सकता है। ज्वाइट्स का आकार कुछ मिलीमीटर तक होता है। पायरोसोमा जो जीव का नाम है, जो लुमिसेंस है, प्रकाश उत्पन्न करने वाला जीव है पायरोसोमा। इसके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। पायरो मीन्स होता है आग, फायर, और सोमा मीन्स होता है जिसका अर्थ है शरीर, मतलब आग वाली शरीर। पायरोसोमा का अर्थ ही हुआ फायर बॉडी, मतलब पायरोसोमा। पायरो मीन्स होता है फायर, सोमा मीन्स होता है बॉडी। तो पायरोसोमा पायरोसोमा जो होता है बायोल्यूमिनेसेंट होता है, प्रकाश उत्पन्न करने वाला जीव है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में किसमें भारतीय गैंडों को सुरक्षित रखा गया है? भारतीय गैंडा किसमें सुरक्षित रखा गया है? तो भारतीय गैंडा जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों को संरक्षण में दिया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडों को संरक्षण दिया गया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में कॉर्बेट में किसको? टाइगर को। मानस सेंचुरी में टाइगर को। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर, देखिए कॉर्बेट, मानस और कान्हा में टाइगर। काजीरंगा में क्या है? एक सींग वाले गैंडों को संरक्षण दिया गया है। XO क्रोमोसोम असमानता होता है। XO क्रोमोसोम असमानता मतलब इसके एबनॉर्मलिटी से क्या होता है? देखिए XO क्रोमोसोम इसके एबनॉर्मलिटी से क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। XO क्रोमोसोम के एबनॉर्मलिटी से क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है। डिसऑर्डर से टर्नर सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लिंग गुणसूत्र में एक की कमी हो जाती है। फीमेल में लिंग गुणसूत्र की संख्या एक की कमी हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति में नपुंसक स्त्री का जन्म होता है, नपुंसक स्त्री होती है। फीमेल में एक गुणसूत्र की कमी होने से, लिंग गुणसूत्र की कमी होने से क्या होती है? फीमेल नपुंसक हो जाती है। इसे हिजड़ा कहते हैं। जिसे हम हिजड़ा कहते हैं। और इसी को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसमें मादा के अनेक कैरेक्टर जो है रिड्यूस हो जाते हैं, जो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होते हैं। ट्राइकोसिस्ट का क्या कार्य है? बचाव सुरक्षा के लिए। ट्राइकोसिस्ट जो है बचाव और सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। ट्राइकोसिस्ट जो होता है किस में पाया जाता है? जो पैरामीशियम में पाई जाती है। ट्राइकोसिस्ट किस में पाई जाती है? पैरामीशियम में देखा गया है, या पैरामीशियम में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य पता नहीं है, माना जाता है। इसका मुख्य कार्य जो है पता नहीं है, बट
इसको मुख्य कार्य ये जो है पैरामीशियम को सुरक्षा प्रदान करता है। पैरामीशियम को ट्राइकोसिट जो होता है सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त या बचाव तथा शिकार पड़ने में इसके अतिरिक्त या बचाव और शिकार पकड़ने में भी सहायक है। ट्राइकोसिट किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में पाया जाता है। इसका मेन मुख्य कार्य पता नहीं है, बट इसका कुछ कार्य लोग बताया गया है कि यह सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त बचाव और शिकार को पकड़ने में सहायक है। शिकार को पकड़ने में भी सहायता पैरामीशियम को करता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है? पाचन तंत्र जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें पूर्ण रूप में एब्सेंट होता है? तो पाचन तंत्र जो होता है सिस्टोट में पाचन तंत्र पूर्ण से अनुपस्थित होता है। संघ प्लेटी हेलमिंथेस के जंतु हैं, ये क्या हैं? सिस्टोट में क्या आते हैं? संघ प्लेटी हेलमिंथेस के जंतु होते हैं। इनमें जो ये अंतः परजीवी होता है, सिस्टोट क्या होते हैं? अंतः परजीवी होते हैं। इनमें सामान्यतः टेपवाल फीता क्रीम कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? फीता क्रीम कहते हैं। इनमें आहार नाल अनुपस्थित होता है। सामान्यतः टीनिया सोलियम में उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। टीनियम सोलियम में उत्सर्जन के लिए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। सिक्रीटिन क्या है? सिक्रीटिन इज ए हार्मोन्स। सिक्रीटिन क्या है? एक हार्मोन्स है। सिक्रीटिन जो है एक हार्मोन्स है। सिक्रीटिन हार्मोन्स है। इसका जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। यह शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है। सिक्रीटिन हार्मोन शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा तैयार प्रथम हार्मोन्स है। कृत्रिम रूप से जो बैक्टीरिया द्वारा प्रथम आर्टिफिशियल कल्चर बैक्टीरिया मतलब फर्स्ट हार्मोन्स प्रोड्यूस आर्टिफिशियली बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो पहली बार कृत्रिम रूप से तैयार किया गया? तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है बैक्टीरिया के कल्चर के द्वारा प्रथम बार उत्पन्न हुआ। प्रथम बार कौन सा हार्मोन्स उत्पन्न किया गया? टेस्टोस्टेरॉन, जो बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा उत्पन्न किया गया। बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा कल्चर द्वारा उत्पन्न किया गया। यह हार्मोन्स पुरुषों के द्वितीय गुणों दाढ़ी, आवाज़ का भारी होना, शरीर का भारी होना आदि उत्तरदायी होता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन शब्द का लैटिन इंसुला से बना है, जिसका अर्थ है द्वीप, आइसलैंड। यह एक पेप्टाइड हार्मोन्स है। पैनक्रियाटिक आइसोलेट की बीटा कोशिकाओं से उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा डायबिटीज़ के इलाज में प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? डायबिटीज़ के इलाज में किया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावन थायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है। एड्रेनालिन का हार्मोन्स जो है एड्रेनालिन ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है। एक खाद्य स्तरों में ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? सभी के द्वारा होता है, मतलब प्रोड्यूसर के द्वारा, मतलब उत्पादक के द्वारा। ऊर्जा स्तर का निर्माण किसके द्वारा? ऊर्जा स्तर जो बनते हैं किसके द्वारा बनते हैं? उत्पादक के द्वारा बनते हैं, उपभोक्ता के द्वारा बनते हैं। अपघटन मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन से ही ऊर्जा स्तर का फॉर्मेशन होता है, उस ऊर्जा स्तर बनते हैं। प्रथम पोषक स्तर होता है, प्राप्य लेवल तो पोषक या उत्पादक होते हैं, फिर प्रथम श्रेणी उपभोक्ता होते हैं, फिर द्वितीय श्रेणी, इस पर उच्च श्रेणी उपभोक्ता। इस प्रकार से जो है ऊर्जा का एक स्तर बनता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड एब्सेंट इन इस्लामोब्रेनकाई फिश। इस्लामोब्रेनकाई मछलियों में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पाई जाती है? इस्लामोब्रेनकाई मछलियों में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पाई जाती है? तो थाइमस और पैराथाइमस। इलास्मोब्रेनकाई मछलियों में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पाई जाती है? तो थाइमस और पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है अंतःस्रावी ग्रंथि जो है नहीं पाई जाती है। इलास्मोब्रेनकाई मछलियों में थाइमस और पैराथायराइड ग्रंथि अब उपस्थित नहीं होती है, जिसका निर्माण भ्रूण के तृतीय गिल के एपिथेलियम से होता है। तथा इसके थायराइड हार्मोन्स का निर्माण होता है। इनसे क्या थायराइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। यह प्रतिरक्षा के लिए सहायक टी कोशिका के निर्माण में भाग लेते हैं। सेल के निर्माण में भाग लेते हैं थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों के मस्तिष्क में कौन सा भाग पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है? स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है? कंट्रोल ऑफ मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन कौन करता है? मस्क्यूलर को क्या है? सेरिबेलम न कि सेरिब्रम। सेरिबेलम भाग जो है यह क्या करता है? सेरिबेलम भाग जो है यह
मस्तिष्क, देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशी संबंधी, पेशी को मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है, मसल्स को कोऑर्डिनेट काम करने का काम सेरिबेलम करता है। मानव मस्तिष्क का औसतन आयतन क्या होता है, 1650 ml होता है। मानव मस्तिष्क का 3 भागों से विभाजित होता है, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है, जो पश्चिम मस्तिष्क मानव का होता है, उसके 2 भाग होते हैं, से अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्टेम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। अनुमस्तिष्क को मेटेनसिफेलान भी कहते हैं। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम को मेटेनसिफेलान भी कहते हैं। यह मुद्रा, यह देखिए समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों आदि को नियंत्रित करता है, जिसका मुख्य कार्य शरीर को संतुलन बनाए रखना होता है। तो अनुमस्तिष्क सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है, शरीर को नियंत्रित करना, शरीर को संतुलन बनाए रखना होता है। ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है, ऐच्छिक पेशियों को संकुचन करना है तो उसको नियंत्रित करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग को संवेदना ग्रहण करता है, आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदना ग्रहण करता है। मतलब सेरिबेलम संतुलन से संबंधित है, संतुलन करता है मनुष्य के शरीर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जीन अभियांत्रिकी में वाहक अणुओं के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, वाहक अणुओं के रूप में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सेक्स प्लाज्मिड, इकोलाई प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, माइकोबैक्टीरिया, कोल प्लाज्मिड, इकोलाई बैक्टीरिया, मतलब कोल प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, सेक्स प्लाज्मिड, यह प्लाज्मिड से हम कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्लाज्मिड का हो या सेक्स प्लाज्मिड, यह प्लाज्मिड कहते हैं हम। एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड। मेटाजेनेसिस अकारिन, मेटाजेनेसिस किस में पाया जाता है, मेटाजेनेसिस जो होता है ओवेलिया में पाया जाता है। मेटाजेनेसिस ओवेलिया के जीवन चक्र में पाया जाता है, जिसमें निरंतर स्थिर हाइड्राइड तथा तैरने वाले मेड्यूसा अवस्था के बीच परिवर्तन होता रहता है, एक दूसरे से बनते रहते हैं। इसी को मेटाजेनेसिस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। पालिप जो होता है अलैंगिक जनन के लिए था, मेड्यूसा जो होता है लैंगिक जनन के लिए होता है। इसी में एक दूसरे में परिवर्तन होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, मेटाजेनेसिस कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, बालबियानी रिंग पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, बालबियानी रिंग जो होती है पॉलीटीन गुणसूत्र में पाई जाती है। बालबियानी रिंग पॉलीटीन गुणसूत्र में पाई जाती है। पॉलीटीन गुणसूत्र का सर्वाधिक अध्ययन कहाँ, पॉलीटीन गुणसूत्र ड्रोसोफिला लार्वा के लार ग्रंथियों में किया गया। पॉलीटीन गुणसूत्र का सर्वाधिक अध्ययन कहाँ किया गया, ड्रोसोफिला लार्वा के लार ग्रंथियों में किया गया पॉलीटीन, जिसमें द्विगुणन बिना पुत्री गुणसूत्रों डॉटर क्रोमोसोम के अलग होते हुए पूर्ण हो जाते हैं। पॉलीटीन गुणसूत्र में द्विगुणन की क्रिया के पहले ही डॉटर क्रोमोसोम का अलग हो जाते हैं, पूर्ण बन जाते हैं। तो ये दिन है माइक्रोस्कोप से देखा गया, पॉलीटीन गुणसूत्र को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसमें क्या देखा गया, इसमें बैंड और इंटरबैंड होते हैं। बैंड जीन प्रकटन को दर्शाते हैं, एक फप जैसी आकृति बनाते हैं। लैम्बर्ट क्रोमोसोम डिप्लोटिनी अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है, देखिए ये तो पॉलीटीन की बात हुई। लैम्ब्रस क्रोमोसोम जो है डिप्लोटिन अवस्था में पाई जाती है। सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है किसमें, सबसे बड़ी ग्रास नली किसमें पाई जाती है, जिराफ में पाई जाती है। जिराफ में सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड का शीर्ष प्रदर्शित करता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड का शीर्ष प्रदर्शित करता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड का शीर्ष जो है किसको, मांसाहारी को प्रदर्शित करता है। किसको, मांसाहारी को प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम जो है क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, परसीमिया एनीमिया होता है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने बात किया, परसीनिया एनीमिया विटामिन 12 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन 2 की कमी से उपापचय में खराबी हो जाती है। हमारे बॉडी कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पदार्थों में भाग लेता है। B2, B5 पेलाग्रा रोग उत्पन्न करता है। C स्कार्बिक एसिड जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। B12 परसीनिया एनीमिया का रोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, ज्वाला कोशिकाओं का संबंध किससे होता है। ज्वाला कोशिकाओं का संबंध
ज्वाला कोशिकाओं का संबंध उत्सर्जन से होता है जो प्लेटीहेल्मिन्थ के जंतुओं में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, निम्न में सबसे ज़्यादा कौन विषाक्त है? सबसे ज़्यादा इन गैसों में गैस है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, मतलब कार्बन है, SO2 है। तो इसमें CO2 सबसे अधिक विषैला है, या CO2 जो है CO कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे विषैला है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे विषैला है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे विषैला है। यह ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से 250 गुना तेजी से बंध बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में संबंधों को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऊर्जा के पिरामिडों के द्वारा, बायोमास पिरामिड के द्वारा, संख्याओं के पिरामिड, सभी के द्वारा। यदि हम देखिए पारिस्थितिक तंत्र में संबंध के तीनों के रूप में हम दर्शाते हैं, ऊर्जा पिरामिड के द्वारा, बायोमास पिरामिड के द्वारा, संख्या पिरामिड के द्वारा। पोषक स्तरों के बीच संबंध को प्रदर्शित एक आरेख द्वारा करते हैं। जब हम पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के बीच में संबंधों को प्रदर्शित एक आरेख द्वारा करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? पिरामिड करते हैं। पिरामिड 3 रूप में होते हैं, तीनों रूप को जैसे मैंने हम लोगों ने बात किया, ऊर्जा पिरामिड, बायोमास पिरामिड, संख्याओं का पिरामिड। किसको दर्शाते हैं पिरामिड में? पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के बीच में उनके संबंधों को एक आरेख द्वारा जब हम दिखाते हैं, उनके संबंध को एक आरेख द्वारा हम दर्शाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। इसकी पिरामिड्स की संकल्पना किसने दी? पिरामिड की संकल्पना जो है चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड की संकल्पना दी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूरिक अम्ल उत्सर्जित किया जाता है। यूरिक अम्ल किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? यूरिक अम्ल जो है कबूतर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जीव जंतु मुख्यतः 3 नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, जैसे यूरिक अम्ल, अमोनिया और यूरिया। ऐसे जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक कहते हैं, जैसे कीट पतंगे, मरुस्थल में रहने वाले शैर, पक्षी इत्यादि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का पराशरण दाब मुक्त होता है। रुधिर का पराशरण दाब मुक्त विभिन्न प्रोटीन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित होता है। देखिए रुधिर का पराशरण दाब मुक्त होता है, किस पर निर्भर होता है? विभिन्न प्रोटीन जो रुधिर में के प्लाज्मा में उपस्थित होता है, उसके कारण इसमें जो है पराशरण दाब होता है। मतलब रुधिर में उपस्थित प्रोटीन के द्वारा पराशरण दाब निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता किसके कारण होता है? भोजन की विषाक्तता जो है क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम के द्वारा होता है, और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी के द्वारा होता है। देखिए टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी के द्वारा बैक्टीरिया है जिसके द्वारा होता है। विब्रियो कैलेरी बैक्टीरिया के द्वारा कॉलरा रोग होता है। तो कुकुर खांसी किसके द्वारा? बार्टेला पास्चुरिस कुकुर खांसी होती है। डिप्थीरिया कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा डिप्थीरिया होता है। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेक्सिस के द्वारा एंथ्रेक्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पेक्टिन किसकी आँख में पाया जाता है? पेक्टिन जो होता है पक्षियों के आँख में पाया जाता है। पेक्टिन जो है पक्षियों के आँख में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य अभी मालूम नहीं है। संबंधता है क्या? रेटिना की सतह को तीव्र प्रकाश से बचाए रखती है। स्तनधारियों में अनुपस्थित होता है। आँख में राड कोन शंख, देखिए आँख में राड तथा कोन, राड शंख जिसे हम कहते हैं, कोन जिसे संकलाएँ कहते हैं। संकलाएँ रंगों के लिए उत्तरदायित्व हैं। देखिए राड जो होते हैं, राड और शंख, राड संकलाएँ जो होती हैं, कोन जो होते हैं, यह रंगों के लिए उत्तरदायित्व है। शंख जो है रात के समय, शंख जो होता है राड जो रात के समय सक्रिय रहता है, और शंख जो होता है शलाकाएँ जो होती हैं यह कब? दिन के समय सक्रिय होती हैं। रात के समय, राड रात के समय सक्रिय होती हैं, और कोन जो होते हैं यह दिन के समय सक्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक होती है? किसकी कपाल क्षमता जो है सबसे अधिक होती है? क्रो-मैग्नान मानव की कपाल क्षमता सबसे अधिक होती है। जो कुछ आदि मानव की कपाल क्षमताएं हम देखते हैं, होमो हैबिलिस के 700 सीसी होता है। होमो हैबिलिस 700 सीसी होता है। जावा कप मानव की कपाल क्षमता 700 से 1100 सीसी होता है। निंडरथल मानव की बढ़ती जा रही है 700 से 1000, और निंडरथल जावा मानव की 700 से 1000 मतलब 1100। निंडरथल मानव की 1400 से 1450 सीसी होता है। होमो सेपियंस का 1350 से 1500 सीसी होता है। क्रो-मैग्नान मानव का 1600 सीसी होता है। क्रो-मैग्नान मानव की कपाल क्षमता अधिक होती है। यह मनुष्य के सबसे करीब पूर्वज माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
दूध से दही किसके द्वारा बनाया जाता है? दूध से दही जो है दूध से दही जो है किसके द्वारा बनाई जाती है? किसके द्वारा बनाया जाता है? दूध से दही जो है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस के द्वारा बनाया लैक्टोबैसिलस के द्वारा बनाया जाता है। बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस लैक्टस के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणावस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का विकास होता है। भ्रूणावस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का विकास कहाँ होता है? लीवर और प्लीहा में। देखिए, जब भ्रूण होते हैं, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो होते हैं, तो उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? उसमें आरबीसी का निर्माण जो है यकृत और प्लीहा में, उस भ्रूण के यकृत और प्लीहा में होता है। लेकिन जब जन्म ले लेता बच्चा, तो आरबीसी का निर्माण उसके अस्थि मज्जा में होता है, उसके बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपियोनी बैक्टीरिया में पाया जाता है। प्रोपियोनी बैक्टीरिया प्रोपियोनी बैक्टीरिया में प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? प्रोपियोनी बैक्टीरिया में विटामिन B12 प्राप्त होता है। क्या? विटामिन B12 प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीडर वर्ग रेप्लिका व्याख्या करते हैं। लीडर वर्ग रेप्लिका व्याख्या करते हैं किसकी? डार्विनवाद की। किसकी करते हैं? डार्विनवाद की। लीडर वर्ग रेप्लिका किसकी व्याख्या करते हैं? डार्विनवाद की व्याख्या करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन सर्वप्रथम जोशुआ और लेडर वर्ग ने किया था। उन्होंने बताया कि एडाप्टेशन का आनुवंशिक आधार बताया। देखिए, एडाप्टेशन का आनुवंशिक आधार बताया। उन्होंने कहा एडाप्शन जो होता है आनुवंशिक आधार होता है। जोशुआ और एस्थर लीडर वर्ग रेप्लिका उससे जसुआ लीडर वर्ग और एस्थर लीडर वर्ग रेप्लिका प्रयोग के द्वारा डार्विन सिद्धांत की व्याख्या की। लीडर वर्ग रेप्लिका प्रयोग के द्वारा डार्विन की सिद्धांत की व्याख्या की। उन्होंने अनुकूलन को आनुवंशिक विकास का आधार माना है। उन्होंने क्या माना है? अनुकूलन जो होता है, एडाप्टेशन जो होता है, वह आनुवंशिक आधार उन्होंने माना। किसने? जोशुआ लीडर वर्ग। इसी के नाम पे लीडर वर्ग रेप्लिका का प्रयोग हम करते हैं, जो किसके सिद्धांत को सिद्ध करता है? डार्विन सिद्धांत की व्याख्या करता है। किसके आधार पर करता है? आनुवंशिक विकास के आधार पर करता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट नेशनल पार्क इन वर्ल्ड इज फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो होता है विश्व की बात कर रहे हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन यूएस में है, यूएसए में पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो 1 मार्च 1872 ईस्वी को निर्माण हुआ था। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पाया जाता है? यूएसए में। कब बना? 1 मार्च 1872 ईस्वी को बना। अगला क्वेश्चन है, बिना चूचक के मतलब मेमरी ग्लैंड्स विदाउट टेस्ट्स आर फाउंड इन। बिना चूचक के स्तन ग्रंथि पाई जाती है किसमें? बिना चूचक के स्तन ग्रंथि किसमें पाई जाती है? बिना सूचक के स्तन ग्रंथि जो होता है प्रोटोथीरिया में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्रोटोथीरिया में। इनमें सरीसृप से मिलते जुलते हैं। ये प्रोटोथीरिया जो सरीसृप से क्या होते हैं? मिलते जुलते हैं, जिन्हें स्तनियों का पूर्वज भी कहते माना जाता है। अंडुज होते हैं या क्या ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले हैं। प्रोटोथीरिया क्या होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। इनमें चूचक का निर्माण नहीं होता है, चूचक अनुपस्थित होता है। और मेटाथीरिया में क्या होता है? मेटाथीरिया देखिए, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, हाँ, जरायुज, विविपेरस और यूथीरिया, ये कार्डेट शंको, ये जो है मेटाथीरिया में क्या आता है? मेटाथीरिया में जो होता है मार्सुपियन आते हैं, वर्गीकरण विलुप्त विद्यमान जातियाँ हैं, जिसमें मादा के उदर में चूचक पाए जाते हैं, मादा के उदर में टेस्टिस पाए जाते हैं। इसमें थैली की जैसे स्ट्रक्चर होती है, जिसमें जैसे आप आता है कंगारू आता है ना, जिसमें आता है शिशुधानी होती है। इसमें इसके अंदर क्या है? मार्सुपियन में जन्म के समय शिशु अपरिपक्व होते हैं। शिशु क्या होते हैं? इनमें मार्सुपियन में मेटाथीरिया में क्या होते हैं? शिशु अपरिपक्व होते हैं, जिसमें से शिशुधानी पाई जाती है और वहाँ पे चूचक पाए जाते हैं, जिससे वो दूध अपने भोज पदार्थ को सिक्रेट करते हैं। ये जो अपना भोजन जो है चूचक के दूध से चिपक कर लेते रहते हैं, चूचकों से चिपक कर दुग्ध पान करते रहते हैं। तो एक है ऑस्ट्रेलिया कंगारू, जैसे ऑस्ट्रेलिया कंगारू है उसमें इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। विविपेरस क्या होते हैं? बच्चे देने वाला स्तनी है। इस उपवर्ग में थीरिया के अंदर थीरिया में रखे गए हैं। इसमें स्तन ग्रंथियों से संबंधित चूचक उपस्थित होते हैं। अधिवर्ग यूथीरिया, जिसमें जंतुओं की पूर्ण विकसित एलेंटाइक की संरचना होती है। पूर्ण संरचना एलेंटाइक संरचना होती है। प्लेसेंटा युक्त उच्च वर्गीय स्तनी में पाए जाते हैं।
अधिवर्ग यूथीरिया और बीबी पेरस, ये क्या है, यूथीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अधिवर्ग यूथीरिया ये जंतु के पूर्ण विकसित एलेंट्राइज की संरचना पाई जाती है। इनमें एलेंट्राइज की पूर्ण संरचना पाई जाती है, जिसमें प्लेसेंटा पाई जाती है। ऐसे स्तनियों में प्लेसेंटा पाई जाती है। तो इस प्रकार से अगला अगला क्वेश्चन, कोशिका में विषाणु के द्विगुणन को रोकता है। कोशिका में विषाणु, कोई कोशिका में जब विषाणु एंट्री कर जाता है तो उसके द्विगुणन मल्टीप्लिकेशन, विषाणु के मल्टीप्लिकेशन को कौन रोकता है? मल्टीप्लिकेशन, रिप्लिकेशन जब करता है विषाणु, वायरस जब रिप्लिकेशन करता है तो उसको कौन इनहिबिट करता है, कौन रोकता है? तो IFN एल्फा, INF एल्फा, INF बीटा, INF गामा, ये तीन INF एल्फा बीटा गामा, ये तीनों IC4 IL1 साइटोक्रोम्स हैं। ये जो है साइटोक्रोम्स हैं जो टी सेल के द्वारा स्रावित होते हैं, टी सेल के द्वारा बनते हैं और ये क्या करते हैं, इंटरफेरान को बनाते हैं, इंटरफेरान बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, विषाणु के द्विगुणन रिप्लिकेशन को रोकते हैं, विषाणु के द्विगुणन को क्या करते हैं, रोकते हैं। कौन कौन टी सेल के द्वारा स्रावित होते हैं? इंटरफेरान जो बनाते हैं कौन कौन से? IFN एल्फा, INF गामा, INF बीटा, IC4 ILI साइटोक्रोम्स हैं जो साइटोकाइंस हैं। क्या है? साइटोकाइंस हैं जो टी सेल द्वारा स्रावित होते हैं और यह इंटरफेरान को क्या, इंटरफेरान बनाते हैं जो वायरस के रिप्लिकेशन को रोकते हैं, वायरस के रिप्लिकेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉलीकीट में सीटी की आकृति प्रकृत होती है। पॉलीकीट में सीटी की नेचर, सीटी का नेचर क्या होता है? सीटी का नेचर क्या होता है? सीटी का नेचर होता है समूह, ये क्या होते हैं, आकर्षण बंडल्स। ये सीटी जो होते हैं बंडल में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? ये सीटी जो होते हैं बंडल में पाए जाते हैं। सीटी की सहायता से सीटी थमुक की सहायता से केचुआ जो है रेंग कर गमन करता है। साधारण केचुआ 25 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से रेंग सकता है, 25 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से रेंग लेता है। कांच आज चिकनी खड़ी सतहों पर केचुआ चढ़ सकता है। कांच पर भी, चिकनी या खड़ी सतहों पर भी केचुआ चढ़ सकता है। क्यों जो है ऐसे स्थानों पर, ऐसे सतहों पर चढ़ सकता है? इसमें सीटी का कोई उपयोग नहीं होता है। देखिए, इसमें सीटी का भी कोई उपयोग नहीं है, केवल चिपचिपे श्लेष और चूसक सदृश मुख प्रकोष्ठ का उपयोग करता है। चिपचिपे श्लेष में पाए जाते हैं इनमें, और मुख सदृश प्रकोष्ठ पाए जाते हैं इसमें। उसके द्वारा ये चिकने सतहों पर भी चढ़ जाता है, या चिकने सतहों पर भी ये चढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इन हेमिकार्डेट्स इन मेनली। हेमिकार्डेट्स में प्रजनन मुक्त होता है। कैसे होता है? हेमिकार्डेट में मुक्त प्रजनन जो होता है लैंगिक होता है। कैसे होता है? सेक्सुअल टाइप का होता है। हेमिकार्डेट में जो प्रजनन मुक्त है कैसे होता है? लैंगिक प्रकार का होता है। इनका शरीर जो है द्विपार्श्विक होता है और द्विपक्षीय होता है। इसमें क्या होता है? ट्यूब की जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। इनकी बॉडी कैसे होती है? ट्यूब की। हेमिकार्डेट जो होते हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होता है। इनके शरीर 3 भागों में से चूसक, कॉलर और ट्रंक में बटा होता है। इनका बॉडी जो होता है 3 भागों में बटा होता है, कॉलर, ट्रंक और चूसक, कॉलर और ट्रंक में बटा होता है। इनमें मुख्यतः लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, अलैंगिक ऑप्शन होता है। उदाहरण बैलेनोग्लासस, सैकोग्लासस इसके एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रैबिडिटी फार्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? रैबिडिटी फार्म लार्वा किसके जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में बनता है? किसके लाइफ साइकिल में बनता है? स्केरिस के लाइफ साइकिल में रैबिडिटी फार्म लार्वा बनता है। स्केरिस में कौन सा लार्वा है? रैबिडिटी फार्म लार्वा स्केरिस के लाइफ साइकिल में बनता है। यह एनीलिडा संघ का जंतु है। यह क्या है? निमेटोडा या सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। स्केरिस में देखिए, एनीलिडा, एक मिनट, या इसके हेलमिंथेस या निमेटोडा संघ का जंतु, सॉरी। स्केरिस में असत देह गुहा पाई जाती है। फॉल्स जो है कॉलम पाया जाता है, देह गुहा पाई जाती है, असत देह गुहा पाई जाती है। स्केरिस गोल्डक्रिम के जीवन चक्र में भ्रूणी परिवर्तन के पश्चात ग्रेस्टुला का निर्माण होता है। जब स्केरिस में जो उनका भ्रूण का डेवलपमेंट होता है उसमें ग्रेस्टुला का निर्माण होता है, तो यही इसके बाद लंबा होकर यह शिशु बनाता है। वही लंबा होकर क्या बनाता है? शिशु बनाता है, जिसे रैबिडिटी फार्म लार्वा कहते हैं। देखिए, जब ग्रेस्टुला लंबा होकर क्या बनाता है? शिशु बनाता है, और उसी को क्या कहते हैं? रैबिडिटी फार्म लार्वा कहते हैं। स्केरिस जो होता है एस्केरियासिस नामक रोग फैलाता है। स्केरिस क्या, कौन सा रोग फैलाता है? एस्केरियासिस नामक रोग फैलाता है। नर मादा दोनों के पश्च छोर पर एक जोड़ी गड्ढे नुमा ग्रंथित संवेदांग होते हैं।
मतलब नर और मादा दोनों में पीछे के साइड में पश्च छोर पर क्या होता है, एक जोड़ी गड्ढे नुमा ग्रंथित संवेदांग होते हैं जिसे फाइजमिड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, फाइजमिड। जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं उसे दोनों नर और मादा दोनों में पीछे साइड में एक गड्ढे नुमा ग्रंथित संवेदनांग होते हैं जिसे फ्लाइजमिड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्लाइजमिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास के संबंध में डार्विन फ्रिंज प्रमाण देता है। डार्विन फ्रिंज किस चीज़ का प्रमाण देता है, भौगोलिक वितरण का। डार्विन फ्रिंज क्या था, वो ये डार्विन फ्रिंज क्या प्रमाण देता है, भौगोलिक वितरण का। डार्विन ने क्या किया था, डार्विन ने गैलापेगोस द्वीप समूह की जियोपाइजा अनेक द्वीपों पर फैले जियोपाइजा पक्षी थी, अनेक द्वीपों पर फैल गई। जियोपाइजा जो पक्षी थी अनेक द्वीपों पर फैल गई। वातावरण भोजन की उपस्थिति के प्रभाव से, मतलब अनेक स्थान पे अनेक प्रकार का वातावरण था और भोजन अनेक प्रकार के थे, तो वहाँ पे उनके चोंच की आकृति में विशेष परिवर्तन हो गया। जब अनेक द्वीपों पर ये पक्षियाँ पाई गई पहले थी, तो उनमें क्या हुआ, भोजन और उनका वातावरण के प्रभाव के कारण उनके चोंच की आकृति में विशेष परिवर्तन हो गया और धीरे धीरे वहाँ पर नई किस्म, उन पक्षियों की एक नई किस्म बन गई। इस प्रकार ये कंडीशन बनती है। इसी को क्या कहते हैं, डार्विन का फ्रिंज कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, डार्विन का फ्रिंज कहते हैं। जैव विकास के संबंध में डार्विन फ्रिंज भौगोलिक वितरण का प्रभाव देती है। भौगोलिक वितरण का क्या देती है, प्रभाव। डार्विन ने देखा कि गैलापेगो द्वीप समूह की जियोस्पाइजा जो पक्षी था, जियोस्पाइजा जो था, डार्विन फ्रिंज जो जिसे हम कहते हैं, अनेक द्वीपों में फैल गई और धीरे धीरे विभिन्न वातावरण के अनुसार उपयोजित होकर नई किस्म बदल जाती है। वातावरण और भोजन की उपस्थिति के प्रभाव से जियोपाइजा के चोंच जियोस्पाइजा की चोंच की आकृति और लंबाई में विशेष परिवर्तन हो गए। इस प्रकार से यह क्या था, डार्विन फ्रिंज था। डार्विन फ्रिंज किसकी व्याख्या करता है, भौगोलिक वितरण का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक वास्तविक मछली है, कौन सी इसमें से एक वास्तविक मछली है, तो फ्लाइंग फिश वो एक वास्तविक मछली है। फ्लाइंग फिश क्या है, एक वास्तविक मछली है। वास्तविक मछली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, देखिए वास्तविक मछली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जो फ्लाइंग फिश आता है, कैट फिश आता है, पाइप फिश आता है। देखिए वास्तविक मछली कौन कौन सी है, फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश आदि को रखा गया है। ये फिश जो है वास्तविक मछलियाँ हैं। ये कैसी हैं, वास्तविक मछलियाँ, फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश आदि ये कैसी मछलियाँ हैं, वास्तविक मछलियाँ हैं। असत मछलियाँ कौन कौन सी हैं, असत मछलियाँ कौन कौन सी हैं, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, सिल्वर फिश असत मछली है, कटल फिश, जेली फिश, व्हेल आदि को रखा गया है, असत मछलियाँ हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पृथ्वी की सतह को घेरने वाले जीवित पदार्थों का समूह कहलाता है। पृथ्वी की सतह को, जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के पूरे सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थों का समूह, जो जीवित पदार्थ हैं उसके समूह को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। जैव मंडल पृथ्वी का जैविक घटक है जिसमें स्थल मंडल आता है। जैव मंडल में क्या है, स्थल मंडल आता है, जल मंडल आता है, तथा वातावरण शामिल है। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली सभी जीव जिसके उत्पन्न मृत कार्बन पदार्थों का समूह जैव मंडल में ही शामिल हो। मृत कार्बन पदार्थ भी किसमें आते हैं, जैव मंडल में ही आते हैं। तो बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर जो है पृथ्वी की सतह पर घेरने वाला जीवित पदार्थों का समूह, जो भी जीवित पदार्थ हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सी लार्वल अवस्था जो है सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं पाया जाता है। कौन सी लार्वा अवस्था ऐसी है जो सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं पाया जाता है, तो रेडिया लार्वा जो है सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं पाया जाता है, रेडिया, जबकि सर्केरिया पाया जाता है, मिरासीडियम पाया जाता है, स्पोरोसिस्ट पाया जाता है। एक किसमें पाया जाता है, सिस्टोमा, तो इसमें पाया जाता है, लेकिन रेडिया लार्वा इसमें नहीं पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के जंतुओं में एक से अधिक प्रकार की लार्वा अवस्था पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के जंतुओं में एक से अधिक लार्वा की अवस्था पाई जाती है। सिस्टोमा के जीवन चक्र में रेडिया लार्वा की अवस्था नहीं पाई जाती है। टीनिया सोलियम इस संघ का एक प्रमुख सदस्य है। टीनिया सोलियम जो है सिस्टोसोमा का एक प्रमुख सदस्य है जिसके उत्सर्जन में ज्वाला कोशिकाएँ पाई जाती है। उत्सर्जन किससे करता है, ज्वाला कोशिकाएँ पाई जाती हैं और इनमें अनेक लार्वा अवस्था पाई जाती हैं, जैसे सर्केरिया, मेटासर्केरिया, स्पोरोसिस्ट
और जबकि रेडिया इसका लार्वा नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, किस संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होता है। देखिए क्या कर रहा है, ट्रूसिलोम इज एब्सेंट फिश फाइलम। ट्रूसिलोम किस में नहीं पाया जाता है, ट्रूसिलोम जो है निमेटोडा में नहीं पाया जाता। निमेटोडा में ट्रूसिलोम नहीं स्यूडोसिलोम पाया जाता है। निमेटोडा में कैसे पाया जाता है, निमेटोडा में जिसमें हम फाल्स स्यूडोम कह सकते हैं, जो वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती, इनमें वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती है। जबकि एनीलिडा, इकानोडर्मेटा, मोलास्का आदि में जो है वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। निमेटोडा संघ के सदस्यों का मुख्य लक्षण क्या है, जल तथा गीली मिट्टी में वास करते हैं। जंतुओं तथा पाइपों में परजीवी के रूप में रहते हैं। अधिकांश छोटे किंतु कुछ बड़े 25 सेंटीमीटर इससे भी लंबे होते हैं। निमेटोड छोटे और बड़े दोनों प्रकार के होते हैं। पाचन तंत्र सीधी आहार नाल, मुख गुदा विरोधी सिरों पर होते हैं। मुख और गुदा विरोधी सिरों पर जनन तंत्र विकसित होते हैं। श्वास नल और परिवहन तंत्र अनुपस्थित होते हैं। ध्यान दीजिए, जो निमेटोडा होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें श्वास नल और परिवहन तंत्र अनुपस्थित होते हैं। इसमें उत्सर्जन तंत्र अत्यंत सरल होते हैं, जैसे स्केरिस लुम्ब्रिकाइड जो है इसका एग्जाम्पल है। स्केरिस लुम्ब्रिकाइड क्या है, निमेटोड में है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, विदलन के बाद बना कोशिकाओं का समूह कहलाता है मास ऑफ सेल फॉर्म आफ्टर क्लीवेज इज नोन एज। क्लीवेज के बाद जो मांस का गोला बनता है उसे क्या कहते हैं, मारूला कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मारूला कहते हैं। देखिए, जब जायगोट बनने के बाद निषेचन क्रिया होती है, निषेचन क्रिया के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट में सूत्री विभाजन होता है, सोमैटिक डिवीजन होता है। जायगोट में चौथे विदलन के फलस्वरूप जब चौथा क्लीवेज होता है उसके फलस्वरूप 16 से 32 कोशिकाओं का ठोस संरचना बनती है। 16 से 32 कोशिकाओं की ठोस संरचना बनती है, इसे मारूला अवस्था कहते हैं। यह मारूला अवस्था पुनः एक खोखली अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ब्लास्टुला कहते हैं। इसमें एक गुहा पाई जाती है जिसे ब्लास्टोसिल कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो टेंसले ने किया था। इकोसिस्टम तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, टेंसले ने किया था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग टेंसले ने किया था। देखिए, दो वैज्ञानिक हैं इकोलॉजी में, विशेष दो वैज्ञानिक को ध्यान देना है, ओडम और टेंसले। ओडम ने क्या दिया था, ओडम ने इकोलॉजी दिया था और टेंसले ने इकोसिस्टम दिया था। ओडम ने किस शब्द को दिया था, इकोलॉजी शब्द को दिया था, और टेंसले ने किस शब्द को दिया था, इकोसिस्टम शब्द को दिया था। तो इन दोनों को बहुत ध्यान से देखना, टेंसले और ओडम। टेंसले इकोसिस्टम टर्म आ रहा है, इकोसिस्टम टर्म आ रहा है तो टेंसले, इकोसिस्टम टर्म आ रहा है लास्ट में, इकोसिस्टम में टर्म लास्ट में आ रहा है तो टेंसले। ओडम शब्द, ओडम में इकोलॉजी है सीधा सा, जिसमें टा आ रहा है टेंसले, जिसमें आप इसी से डिफरेंस कर सकते हैं। ओडम जो है, एक ओडम वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया, और टेंसले जो थे टा आ रहा है, इकोसिस्टम में टा आ रहा है, तो इसलिए आप टेंसले लगा दीजिए। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवित और अजीवित सभी कारकों के परस्पर संबंधों या प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है, परस्पर संबंधों को व्यक्त करता है या प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पौधे उत्पादक होते हैं, जंतु उपभोक्ता होते हैं, जीवाणु और कवक इसमें क्या होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, बैक्टीरिया में रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस का सामान्य कार्य है। बैक्टीरिया में रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस का सामान्य क्या कार्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बैक्टीरिया में रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस का सामान्य कार्य क्या है। बैक्टीरिया में रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या कार्य है। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है या क्या काम करता है, यह जो डीएनए को काटना तथा और परिवर्तित करना होता है। डीएनए को रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है यह डीएनए को काटता है और उन्हें परिवर्तित करता है। यह किससे बने होते हैं, सूक्ष्म न्यूक्लियोटाइड के रूप में होते हैं। ये क्या होते हैं, सूक्ष्म न्यूक्लियोटाइड के रूप में पहचाने गए हैं या पाए गए हैं। यह एंजाइम डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को एक विशेष जगह से काटने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, डीएनए को विशेष स्थान से काटने का कार्य करते हैं। इस जगह को रिस्ट्रक्शन साइट या टारगेट सीक्वेंस कहते हैं। लगभग 400 से अधिक रिस्ट्रक्शन एंजाइम जीवाणुओं से प्राप्त किए गए हैं। लगभग 400 से अधिक रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है जीवाणुओं से प्राप्त किए गए हैं, जो क्या काम करते हैं, डीएनए को काटने का कार्य करते हैं, काटने और पहचानने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मेढक के युग्मनज में, मेढक के जायगोट में, मेढक के जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मेढक के जायगोट में जब युग्मनज बन जाता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, मतलब एक सेल की में जो जायगोट 2n के रूप में होता है, तो वो कंडीशन का 21 रूप में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, 26 होती है। कितनी होती है, 26 होती है गुणसूत्रों की संख्या। जोड़े में कहा जाए तो 13 जोड़े, जोड़े में कहा जाए तो 13 जोड़े। इसी प्रकार मनुष्य में देखा जाए तो युग्मनज में गुणसूत्र द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 होती है, 22 जोड़ी समजात, एक जोड़ी जो है एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। विषमजात गुणसूत्र एक्स और एक्स वाई नर के लिए जिम्मेदार होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है। संघ इकाइनोडर्मेटा का क्या लक्षण है, तो जल संवहन तंत्र और हीमल सिस्टम पाया जाता है और जल संवहन तंत्र दोनों पाए जाते हैं। हीमल और पेरी हीमल तंत्रों का संबंध जो रुधिर प्रसंचरण से होता है, तो हीमल और क्या जल संवहन तंत्र पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं इकाइनोडर्मेटा में। ये सभी समुद्री होते हैं। इनमें हीमल तंत्र और जल संवहन तंत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट किस राज्य में है। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट जो होता है उत्तर प्रदेश में है। 1975 में क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट का फॉर्मेशन हुआ। 1975 ईस्वी में क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट बना, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। क्रोकोडाइल कहाँ पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंटा, 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंटा, प्रोजेक्ट वल्टार 206 में, प्रोजेक्ट घड़ियाल 2008 में, प्रोजेक्ट घड़ियाल 2008 में, प्रोजेक्ट वल्चर 2006 में, प्रोजेक्ट एलिफेंटा 1952 में, प्रोजेक्ट वल्चर 2006, प्रोजेक्ट घड़ियाल 2008, प्रोजेक्ट एलिफेंटा 1992, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में 1975 ईस्वी में बनाया। अगला क्वेश्चन है बिबोनिक प्लेग का वाहक कीट है। बिबोनिक प्लेग का वाहक का कीट है कौन है, जिनोप्सिला जो है बिबोनिक प्लेग का वाहक है। वाहक अपने ले जा करियर है। और एर्सीनिया पेस्टिस जो है नामक बैक्टीरिया, देखिए एर्सीनिया पेस्टिस जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा या क्या होता है तो जो प्लेग रोग होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, एर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है, इसका संक्रमण जो होता है जिनोप्सिला के द्वारा होता है, जो वाहक होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था। एंटीबायोटिक शब्द जो होता है वॉक्समैन ने दिया था। एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया, वॉक्समैन ने दिया। किस सन में दिए थे, 1942 ईस्वी में वॉक्समैन ने एंटीबायोटिक प्रतिजैविकी का नाम दिया। फ्लेमिंग क्या थे, फ्लेमिंग प्रथम प्रतिजैविकी पेनिसिलिन की खोज थी। फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की। फुंक ने क्या, विटामिन शब्द को दिया। और लूनिन ने, देखिए फुंक ने विटामिन शब्द दिया और लूनिन ने विटामिन की खोज की। लूनिन ने क्या थी, विटामिन की खोज की थी और फुंक ने विटामिन शब्द दिया। जेनर वैक्सीन शब्द दिया। जेनर ने क्या दिया, वैक्सीन, जो चेचक के टीके की खोज की गई जेनर ने किया था। एलेक्जेंडर जेनर थे। जेनर ने क्या, वैक्सीन शब्द को दिया। चेचक के टीके की खोज की, चेचक की टीके की खोज की। प्लोरे तथा चेन ने एंटीबायोटिक की खोज के लिए, उनको 1945 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसने एंटीबायोटिक की खोज की थी, प्लोरे और चेन ने एंटीबायोटिक की खोज के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन सबसे प्रथम एंटीबायोटिक फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले जो है फ्लेमिंग ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, मिनीमाटा रोग का संबंध किससे है। मिनीमाटा रोग का संबंध जो है पारा से है। पारा जो है मरकरी, पारा प्रदूषण से है जो मिनीमाटा रोग होता है। जल में मरकरी या पारा की सांद्रता बढ़ने से यह रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मिनीमाटा रोग होता है। अगला क्वेश्चन होता है, कबूतर की रेटिना में होता है। कबूतर की रेटिना में क्या पाया जाता है, कबूतर की रेटिना में जो है सलाकाओं से अधिक शंकु होते हैं। मोर कोन्स देन रॉड, मतलब कोन की संख्या अधिक होती है किसके अपेक्षा, राड की अपेक्षा। क्योंकि ये कोन्स जो होता है दिन में देखने के लिए होता है। सलकाएँ जो है दिन में देखने को उत्प्रेरित करती हैं या दिन में देखने के लिए काम में लाई जाती हैं। और राड से जो है शंख जो होते हैं रात में, इसलिए इसमें क्या होता है, शालकाओं की अधिक और शंख कम पाए जाते हैं।
किसमें, कबूतर में शालकाएँ अधिक पाई जाती हैं और शंकु कम पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं। बहुरूपी अवस्थाएं जो है ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र में पाई जाती हैं। अनेक रूप इसमें दिखाई देते हैं। ट्रिपैनोसोमा में बहुरूपी अवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विच इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन केवल ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अदर जो है से फ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लवण जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है, कौन सा लवण होता है जो रक्त को थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम, कैल्शियम लवण जो होता है रक्त को थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। निम्न में से कौन सा सजीव कार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है। निम्न में से कौन सा सजीव, ऐसा कौन सा सजीव है कार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है। कार्डेट तो है लेकिन कशेरुकी नहीं है। इसमें एम्फिऑक्सस जो है, एम्फिऑक्सस कार्डेट है लेकिन यहाँ कशेरुकी नहीं है। एम्फिऑक्सस कार्डेट है बट कशेरुकी नहीं है। कार्डेट है एम्फिऑक्सस बट कशेरुकी नहीं है। एम्फिऑक्सस जो है कार्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है। या सिफेलोकार्डेट, देखिए उपसंघ सिफेलोकार्डेटा में है, उपसंघ सिफेलोकार्डेटा में है। हेमिकार्डेटा उपसंघ में कौन सा है, बेलेनोग्लासस है। हेमिकार्डेटा में बेलेनो। हार्डमानिया किसमें है, हार्डमानिया जो है, हेमिकार्डेटा जो यूरोकार्डेटा में था। हार्डमानिया जो है यूरोकार्डेटा में था। सिफेलोकार्डेटा में ब्रैनकियोस्टोमा है, जिसे ब्रैनकियोस्टोमा एम्फिऑक्सस जिसे कहते हैं, सिफेलोकार्डेटा में होते हैं। उसके बाद वर्टिब्रेट आते हैं, कशेरुकी जो होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं केचुए के वृषण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं। केचुआ का जो वृषण कोष होता है किन खंडों में पाया जाता है। 10वें और 11वें में। 10वें और 11वें में केचुए में वृषण कोष होता है वह 10वें और 11वें खंड में पाया जाता है। 10वें और 11वें खंड में वृषण कोष केचुए में पाया जाता है। 11वें खंड में शुक्राशय पाया जाता है। 13वें खंड में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। 13वें खंड में एक जोड़ी अंडाशय, मतलब 13वें खंड में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। 10वें 11वें खंडों में क्या होता है, द्विपलित थैलीन में वृषण कोष पाए जाते हैं। 10वें 11वें वृषण कोष पाए जाते हैं। अगर अंडाशय की बात आ जाए 13वें खंड में पाया जाता है। एल्बिनिज्म की अनुपस्थिति के कारण होता है। एल्बिनिज्म ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, एल्बिनिज्म किसकी उपस्थिति से होता है। एल्बिनिज्म जो होता है मिलेनिन की उपस्थित प्रेजेंट से। देखिए मिलेनिन जो एल्बिनिज्म जो होता है, एल्बिनिज्म इज ड्यू टू एब्सेंट ऑफ, एल्बिनिज्म की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, मिलेनिन रोग हो जाता है। एल्बिनिज्म की अनुपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है, मिलेनिन रोग हो जाता है। निम्न में कौन सा रेशम सबसे अच्छा होता है। निम्न में सबसे अच्छा रेशम कौन है, टसर रेशम, एरी रेशम। देखिए टसर रेशम भी नहीं है सबसे अच्छा रेशम, एरी रेशम भी नहीं है। मलबेरी रेशम सबसे उपयुक्त रेशम है। सबसे अच्छा रेशम कौन सा होता है, मलबेरी रेशम होता है, ना कि एरी रेशम होता है, ना कि टसर रेशम होता है। जबकि मलबेरी रेशम जो होता है सबसे बेस्ट रेशम होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं, टसार सिल्क, मलबेरी सिल्क, इरी सिल्क, मूंगा सिल्क। मलबेरी रेशम सबसे बड़ा अच्छा रेशम माना जाता है। या बॉक्समैन मोरी नामक कीट से उत्पन्न बॉम्बेक्स मोरी नामक कीट से उत्पन्न होता है। कौन सा की, मलबेरी सिल्क जो होता है या बॉम्बेक्स मोरी नामक कीट से उत्पन्न होता है। तसार रेशम एंथ्रेसिया माइलाइट से प्राप्त होता है। इरी रेशम फाइलोसोमिया रिसनी से प्राप्त, फाइलोसोमिया रिसनी से कौन से इरी रेशम प्राप्त होता है। मूंगा सिल्क जो होता है, मूंगा सिल्क जो सुनहरा सिल्क होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैमल व्हिच ले एग, स्तनधारी जो अंडे देता है, कौन सा स्तनधारी है जो अंडे देता है। तो डकबिल प्लेटिपस जो होता है या क्या देता है, डकबिल प्लेटिपस जो होता है अंडे देता है, जिसे मोनोट्रिम या प्रोटोथीरिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। डकबिल प्लेटिपस और इक्डिना की 4 और प्रजातियां होती हैं। इनकी 4 और प्रजातियां होती हैं जो अंडे देती हैं। मुर्गे के भ्रूण में 4 जोड़ी सोमाइट बनते हैं। किस समय बनते हैं, देखिए मुर्गे की बात कर रहे हैं,
चिक एम्ब्रियो के भ्रूण में जो सोमाइड बनते हैं, 4 सोमाइड किस समय किस कंडीशन में बनते हैं? तो 4 सोमाइड जो बनते हैं 24 घंटे में बनते हैं। कितने? 24 घंटे में 4 सोमाइड जो बनते हैं 24 घंटे में बनते हैं। 21 घंटे में 2 सोमाइड बनते हैं। 24 घंटे में 4 सोमाइड बनते हैं। 33 घंटे में भ्रूण में 33 घंटे में 13 सोमाइड बनते हैं। इस प्रकार से जो है 24 घंटे में कितने बनते हैं? 24 घंटे में जो है 4 सोमाइड बनते हैं। देखिए 24 घंटे में 4 सोमाइड बनते हैं। 21 घंटे में 2 सोमाइड बनते हैं। 33 घंटे में भ्रूण में जो है 13 इनकी सोमाइड्स की संख्या जो होती है 13 हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे तो सोमाइड की संख्या हम लोग समझ सकते हैं। 21 घंटे में 2 सोमाइड्स, 24 घंटे में 4 सोमाइड, 33 घंटे में 13 सोमाइड बनते हैं। किसमें? मुर्गे के भ्रूण में या चिक एम्ब्रियो में जो भ्रूण में ये सोमाइड बनते हैं, इनकी संख्या हम अच्छे से याद कर सकते हैं। 21 2 सोमाइड, 24 घंटे 4 सोमाइड, 33 घंटे 13 सोमाइड। इतना अच्छा याद करने का है, उससे संबंधित है। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम ग्रेविसल जेंजेटिकस ग्रेविलस जेंजेटिकस। ये क्या है? ग्रेविलस ग्रेंगेटिकस जो होता है, ग्रेविलिस ग्रेंगेटिकस जो होता है, यह किसका वैज्ञानिक नाम? घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। काला आजार बीमारी का वाहक कौन है? काला आजार बीमारी का नाम फ्लिबोटोमस है। फ्लिबोटोमस काला आजार बीमारी का वाहक है। काला आजार बीमारी का वाहक कौन है? फ्लिबोटोमस है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। प्लाज्मोडियम जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है। प्लाज्मोडियम जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो आर फैक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आर फैक्टर कहते हैं। जो ड्रग विरोधी होता है उसे हम क्या कहते हैं? आर फैक्टर कहते हैं। यह फैक्टर क्या है? जो सेक्स से एपिसोम से संबंधित हो, मतलब ये दोनों स्वतंत्र अवस्था गुणसूत्र में से लगे रहते हैं, यह फैक्टर कहते हैं। जो आर प्लाज्मिड होता है, आर रेजिस्टेंस प्लाज्मिड होता है, ड्रग के विरुद्ध प्रतिरोधी व्यवहार करता है। आर प्लाज्मिड प्रतिरोधी। टाई प्लाज्मिड क्या होता है? टाई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। ट्यूमर को इंड्यूस करने वाला प्लाज्मिड होता है टाई प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड, यह प्लाज्मिड। तो इस प्रकार से प्लाज्मिड की बात हो गई। प्लाज्मिड की क्या क्या वर्ग हैं? तो अगला क्वेश्चन है, केचुए में उत्सर्जित पदार्थ होता है। केचुए में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है किस प्रकार का होता है? केचुए में अमोनिया तथा यूरिया दोनों प्रकार का होता है। अमोनिया तथा यूरिया दोनों प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ होता है। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों 2013 का जो है पीजीटी का एक प्रश्न पत्र सॉल्व हुआ और इसमें 125 क्वेश्चन थे। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको अपने एग्जाम से संबंधित थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। प्लीज़ सॉरी, जो भी मिस्टेक हुआ कमेंट्स करिए, और यदि हेल्पफुल है तो इसके लिए भी कमेंट्स करें तो मैं जिससे इसे संशोधन कर सकूं, और जितना हो सका आपको अपने तरफ से पहुंचाने की कोशिश किए तो आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है लीड लगाकर, और आप अदर वर्क करते हुए भी आप सुन सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।